रजत अरोड़ा इज़ योर फुल नेम और आप दिल्ली से हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, MTF में ट्रेडिंग करते हैं। MTF में, ओके। MTF मतलब मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग मतलब थोड़ा बहुत पैसा आप ब्रोकर से उठा लेते हो? ब्रोकर से उठा लेते हैं, नहीं तो फिर ट्रेडिंग इतना कैश नहीं हो पाता ना, कैपिटल ही कम हो जाती है। आप आए थे 2015 में? 2015 फिर कुछ समय किया, फिर पढ़ाई में व्यस्त हो गए, फिर वापस आए 2021 में? नहीं, 2015 में कर रहा था। हाँ। 15 में फादर को पैरालाइज भी हो गया। अच्छा। फिर थोड़ा बहुत कम हो गया। हाँ। 16 में भी थोड़ा बहुत ही चलता रहा। हाँ। फिर 17 में फादर की इम्प्रूवमेंट हो गई थी, तो मैं दोबारा से 2017 में पूरा साल फुल टाइम किया कर रहा था। 18 में भी किया है। 19 में फिर फादर की डेथ हुई है, फिर 6-8 महीने का ब्रेक हो गया। अच्छा, आप कोई बड़े समय के लिए बड़े रुके नहीं हो? का नहीं हो, लेकिन ये था पहले छोटे लेवल पे हो रहा था। 2020-21 के बाद ये थोड़ा कैपिटल बढ़ गई, मेरी जॉब भी लग गई थी, सेविंग हो गई थी, तो इसलिए तब ज़्यादा लेवल पे की है। ओके ओके। मेन प्रॉफिटेबल ये 2 पिछले साल और इस साल, मतलब कि 10-12 लाख का पिछले साल प्रॉफिट था, इस साल भी 15-1 लाख का प्रॉफिट है। तो आई स्टार्ट फ्रॉम 2015 से। फिर कि 2015 में आपके पास कैपिटल भी कम होगा, मार्केट से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होएगी, नॉलेज भी कम होएगी, और फिर उस समय एक्चुअल में जो बिगिनर आज का है, देखो बिगिनर की सोच कभी चेंज नहीं होती है। हम 2040 में भी सोचे बैठे होंगे ना, बिगिनर ट्रेडर तब एंटर करेगा तो ऐसी सोच से ही करेगा, क्योंकि उस चीज़ को भी तो 9 साल हो चुके हैं, लेकिन आज का ट्रेडर भी तो वही कर रहा है जो आप कर रहे थे 2015 में। तो 2015 में जब आप बिगिनर थे, तब आपकी सोच एग्जैक्टली क्या थी? कितना पैसा लेके आए थे और क्या किया मार्केट ने आपके साथ? मैं 2015 में जब आया था तो मुझे पता चला था, अपने जो बॉस थे, मैं जब CS इंटर्नशिप कर रहा था। CS क्या होता है ये बता? कंपनी सेक्रेटरी। CA का छोटा भाई? CA का छोटा भाई। मैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रहा था, तो उसकी इंटर्नशिप के लिए जब मेरे बॉस थे, उनके मुँह से मेरे को फर्स्ट टाइम पता चला कि कंपनी सेक्रेटरी जब मैं कर रहा था कि शेयर ट्रेडिंग क्या होता है, क्योंकि उन्होंने डीमेट अकाउंट खुलवा रखा था। उन्होंने मुझे बताया, वो रोज़ उनके मुंह से सुनता था, फ़ोन पे फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे होते थे कि आज ये शेयर ख़रीदा है, आज वो शेयर ख़रीदा है, आज मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, आज इतना लॉस हुआ। मैं भी रोज़ सुनता रहता था। एक दिन मैंने बॉस से पूछ लिया, मैंने कहा सर ये क्या ट्रेडिंग करते हो? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये मैंने डीमेट अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो ऐसे इसमें शेयर का आता है, ऐसे बाई करते हैं, ऐसे सेल करते हैं। वो किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे थे खुद? वो भी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थे, कैश में ट्रेडिंग करते थे, और उनका थोड़ा सा फोकस था जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक होते हैं, तो बड़ा भी रहेगा तो मेरे को डिविडेंड आता रहेगा। उनकी सोच ये थी। तो फिर मैंने कहा सर मेरे को भी खुलवा दो डीमेट अकाउंट। मुझे तो लगता था बहुत बड़ा प्रोसीजर वाला काम है ये डीमेट अकाउंट खुलवाना है। तो उन्होंने ऑफिस में ही बुलवा लिया, और मेरा ICICI डायरेक्ट में फर्स्ट टाइम खुला था अकाउंट। तो उसमें फिर मैंने छोटी सी कैपिटल से स्टार्ट किया, 10-15 हज़ार, क्योंकि उस टाइम तो इंटर्नशिप में तो कोई पैसे भी ज़्यादा नहीं होते थे, घर से मैंने लिए नहीं। 10-15 हज़ार ये आपकी सेविंग थी? हाँ, वही जो इंटर्नशिप में मिलते थे, वही वो मिलती थी, तो उसी से स्टार्ट कर दी 10-15 हज़ार की। वही कैश में ट्रेडिंग करते थे, तो 10-15 हज़ार लगाए, 1,000-500 की एक्सपेक्टेशन होती थी पहले तो। रोज़ की? रोज़ की। तो 10,000 लगाए तो 1,000 रोज़ के 1,000 रुपये निकाल लो। हाँ, महीने का 200%। हाँ, क्योंकि समझ तो थी नहीं, ऐसा लगता था शेयर मार्केट में तो बहुत रिटर्न मिलता है, तो 1,000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। अब ये नहीं सोचा कि 10,000 रुपये 1,000 रुपये 10% हो गया डेली का, इतनी समझ। एवरी साल का 7% देती है और एक दिन का 10%। बस वही है ना, शेयर मार्केट से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। बट आपके पास आपके बॉस थे, आपने इस बात की राय नहीं ली उनसे कि यार कितना बन जाता है? वो एक्चुअली में जब ऐसी शेयर मार्केट की ज़्यादा बात करोगे, ऑफिस के काम पे ज़्यादा ध्यान दो। करेक्ट। आपके बॉस हैं इवेंचुअली वो, तो फिर उनसे ज़्यादा इस डिटेल में नहीं होता था, बस डीमेट अकाउंट खुलवाया, और मैं जो ट्रेडिंग करता था वो बॉस से डिस्कस भी नहीं करता था। ओके। तब तो यूट्यूब भी नहीं था? तब यूट्यूब भी नहीं था। फिर आप स्टॉक कैसे चुनते थे? स्टॉक में ऐसे चुनता था जो नाम सुने होते थे, रिलायंस का सुना हुआ है, HDFC बैंक सुना हुआ है, इन्फोसिस सुना हुआ है, लेकिन मैं ये लेता था, ये तो ज़्यादा इनमें कोई मोमेंटम भी नहीं होता था, 1-2% गिरा, 1-2% बढ़ा, इसमें ज़्यादा कैपिटल भी सारी ब्लॉक हो जाती है, कुछ तो रिटर्न मिलता नहीं है। मैं भी फिर वो पेनी स्टॉक 5 रुपये 10 रुपये, अच्छा ये सब ऐसे शेयर देखने लग गया। क्या बात, वो लिया, और शुरू में होता है ना, किस्मत भी साथ दे जाती है। हाँ। और किस्मत भी ऐसे नाम वालों से कमाया, मनपसंद बीवरेज, इन्फीबीम, इनसे पैसे कमाए। अच्छी है इन्फीबीम तो, अच्छी थी मतलब किसी समय पे, उनसे पैसे कमाए, और शुरू में काम ठीक चल रहा था, हमें रिटर्न तो मिल जाते थे। फिर एक बारी जो दिवाली वाले दिन ट्रेडिंग होती है ना, मोरट ट्रेडिंग,
उस दिन शाम को 1 घंटे के लिए होती थी। 1 घंटे के लिए? हाँ, तो जो मेरे पास शेयर थे सारे 5% बढ़ गए। ये तो बहुत बढ़िया काम है। दिवाली हर साल? हाँ, दिवाली। उसमें मेरे को मिल गए थे 10,000 के ऊपर, उस दिन मिल गए थे। अच्छा, काफ़ी अच्छे पैसे मिल गए थे। फिर मैंने इसको सोचा कि इसको तो सीरियसली लेते हैं, अगर मेरे पास इतनी कैपिटल होती तो आज तो मैंने इतना कमा लिया होता। फिर ये 2015 से स्टार्ट किया, 2016 तक चलता रहा, यही सब चलता रहा, लेकिन छोटी कैपिटल थी। तो मार्केट ने आपको अपनी सच्चाई कब दिखाई? मार्केट ने सच्चाई मेरे को दिखाई है 2018 में। अच्छा, 2-3 साल ये आपका चलता रहा है बिंदास? एक्चुअली बीच में ना थोड़ा सा फैमिली इश्यूज भी आ गए, मेरे फादर को पैरालाइज हो गया। अच्छा। तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम के लिए मैंने ट्रेडिंग छोड़ भी दी थी। 2017 में फिर फादर थोड़े से रिकवर कर गए थे, तो मैं दोबारा से ट्रेडिंग में, और उस टाइम मेरी जॉब भी लग गई थी 2017 में, तो कैपिटल भी थोड़ी आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि अब सैलरी आ रही थी। पहले तो इंटर्नशिप के तो पैसे कुछ खास होते नहीं थे, सैलरी आने लग गई तो चलो अब कैपिटल भी बढ़ गई। फिर मेरे को पहला झटका लगा था येस बैंक में। ओके, सबके साथ इकट्ठे लगा आपको? तो मैं उस टाइम लगाने लग गया था, 1000 शेयर ले लेता था येस बैंक के। उस टाइम 240-50 का ऐसा कुछ होता था वो। अच्छा, इतना बड़ा कैपिटल इन्फ्यूज कर दिया? 2.5 लाख रुपए सीधा उसमें लगा दिए। अब टोटल कैपिटल कितना था 2017-18 में? मेरे पास होगा 4-1 लाख होगा। तो कैपिटल का कितना % हो गया ये? लगा 60-70% हो गया। क्योंकि ऐसे उस टाइम तो ऐसे कोई स्ट्रेटजी तो थी नहीं। मैं तो ये देखता था येस बैंक का अभी तो 3-4 दिन पहले 250 चल रहा है, आज 220 में मिल रहा है, तो 250 तो वापस आना ही आना है उसने, तो 220 पे ले लो, 1000 सीधा ले लिए। स्टॉक तो बहुत सारे गिरे होंगे, बढ़ते होंगे, तो आपकी नज़र सिर्फ येस बैंक पे क्यों पड़ी? क्योंकि येस बैंक में मैंने 2-4 बारी कमा लिया था, तो वो फेवरेट स्टॉक सा बन गया था। बेसिकली आपकी स्टॉक चूज करने की स्ट्रेटजी यही थी कि जो गिर गया है पिछले 3-4 दिन से सस्ते में मिल रहा है, फिर वापस उतना जाएगा तो मैं निकाल लूंगा। ये तो कभी पता ही नहीं होता था कि लगातार गिरता भी जाता है। मैं सोचता था एक बार इस रेट पे आ गया, दोबारा तो जो पहले रेट चल रहा था उस पे आना ही आना है। तो जो अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं वो कुछ भी नहीं पहुंचे, कुछ भी नहीं पहुंच पाता, वो भी सही तरीका नहीं है। वो भी नहीं देख रहे थे, वो भी नहीं देख रहा था, और आपको कोई बड़ा फटका नहीं लगा 2-3 साल? किस्मत से वो येस बैंक में भी पोजीशन मेरी बच गई, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ। उस दिन मेरा CS का सेमिनार था, तो जहाँ पर वो होटल के अंदर था वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। मैंने कहा अंदर जा रहा हूँ तो पोजीशन ना स्क्वेयर ऑफ करके ही चलता हूँ। उसी दिन वो हुआ जो उसमें लोअर सर्किट पे सर्किट लगने चालू, अगर मैं पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करके चला गया था, वो भी बच गया मैं। सिर्फ मेरे को 25-30 हज़ार का नुकसान हुआ, लेकिन उस टाइम कैपिटल के हिसाब से वो भी बड़ा था। 8-10% हो गया कि 2.5 लाख डाला हुआ था तो, लेकिन फिर भी मैं बच गया। तो ये पहला झटका था ये पहला झटका था, पहला बड़ा झटका था। पहला बड़ा भी हुए होंगे। हाँ, लेकिन पहले मेरे ज़्यादातर प्रॉफिट ही था, चाहे छोटा छोटा था लेकिन प्रॉफिट ही था। वो तुक्के में ही था, चाहे अंदाजे से ही था, लेकिन प्रॉफिट ही। आप कुछ सीख नहीं रहे थे, कुछ इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, बस आपके पास पैसा आ रहा है, आप डाले जा रहे हो। दैट इज़ प्रीटी मच योर जर्नी उस समय। हाँ, बिल्कुल यही। कोई दोस्त नहीं है जिससे शेयर कर रहे हो? कोई नहीं, कोई बात नहीं पढ़ रहे हो, कोई न्यूज़ नहीं देख रहे हो, कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हो? हाँ, फाइनेंशियल एक्सप्रेस वगैरह में कोई न्यूज़ आ जाती थी शेयर से रिलेटेड तो वो देख लेते थे, बाकी ऐसा कोई फोकस लेके कोई नहीं की इसी। और आपको ये भी ज्ञान नहीं था कि न्यूज़ के बेस पे ट्रेडिंग नहीं करनी? हाँ, ये भी कुछ नहीं पता था। तो 2-3 साल तो भगवान की दया से निकल लिए। निकल गए। देन ये फटका लग गया येस बैंक का। के बाद जब ये येस बैंक का फटका लगा, तब से मुझे पता चलने लगा नहीं, मैं CS खुद हूँ, मैं खुद वो बैलेंस शीट वगैरह देखता हूँ, P&L देखता हूँ, बैलेंस शीट देखता हूँ, कैश फ्लो देखता हूँ, और मैं ही येस बैंक जैसे शेयर में मैंने नुकसान खाया कि मैं कर क्या रहा हूँ। एज ए CS क्या गलतियाँ दिखी आपको येस बैंक के फाइनेंशियल्स पे? एज ए CS मुझे ये दिखा कि वो बहुत चीज़ें ना छुपा रहे थे अपने इन्वेस्टर के आगे, जो रियल पिक्चर है ना वो रख नहीं रहे थे। वो कमेंट्स ऐसे करते थे कि हमारा जो शेयर है ना वो डायमंड है, जबकि आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखो तो बहुत ही उसमें दिक्कत थी। तो ट्रू पिक्चर अपने शेयर होल्डर के आगे नहीं रखा। क्या कैश फ्लो गलत थे, ऑपरेटिंग रेवेन्यू या एसेट लायबिलिटी का इशू हो गया कुछ बैलेंस शीट में? उन्होंने जो अपने लोन दे रखे थे ना वो सारे ऐसे दे रखे थे कि बस वो पता है वो डिफ़ॉल्ट ही होने हैं। अच्छा, NPS जो होते हैं। ओके, मतलब कि वो लोन जानबूझ के एक फ्रॉड के रूप में दिए गए थे जो घूम फिर के थोड़ा बहुत राणा उन्हीं की फैमिली के पास ही आ रहे थे एक्चुअली, उनकी बेटियों के पास। हाँ, उनकी बेटियों के पास, उनकी फैमिली के पास ही आ रहे थे। वो जब तक ये राउंड ट्रिप का रखा था उन्होंने पैसे का। ओके, मतलब अपने ही बैंक से अपने ही घर वालों को पैसा पहुंचा रहे थे और वही उनकी फैमिली को ही वापस आ रहा था। तो चलो ये एक बड़ा स्कैम था और आप बहुत छोटे से नुकसान से निकल गए। अब आपने अपने
स्टॉक्स को चुनने का तरीके में क्या डिफरेंस लेके आए आप? फिर मैं डिफरेंस ये लेके आया कि कम से कम जिसमें मैं ट्रेडिंग करूँगा वो फाइनेंशियल साउंड हो उसके। अब मैं उसके रिसर्च करने लग गया कि कम से कम वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो, इतना मार्केट कैप हो, उससे कम से कम डेट ना हो जो येस बैंक में हुआ। डेट नहीं होगा, कम से कम कंपनी सर्वाइव तो करेगी। अगर डेट हो जाएगा तो यही नहीं पता कब बंद हो जाती है कंपनी। तो ये देख के फिर मैंने कम से कम ये किया कि ट्रेडिंग अब जो भी करूँगा फाइनेंशियल पोजीशन उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। करेक्ट। हाँ बताइए। फिर उसके बाद ये हुआ, लेकिन अब उसके लिए मैंने स्टॉक सिलेक्ट तो कर लिए, रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC बैंक, जो सारे ब्लू चिप कंपनी। लेकिन अब उसमें कैपिटल डालूं तो मेरी कैपिटल छोटी है, करेक्ट, और उसमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अब इसका भी रास्ता दोनों तरफ से बंद हो रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मिड कैप में जो साउंड कंपनीज हैं उसमें रिसर्च, फंडामेंटल एनालिसिस कि कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है, उनके पीयर से कंपैरिजन करना स्टार्ट किया। तो जो अंडर वैल्यूड लगी उसको रखा कि कोई बात नहीं, 4-6 महीने पड़ा रहेगा, उसकी वैल्यूएशन कभी तो री रेटिंग होगी कंपनी की। अंडर वैल्यूड को थोड़ा डिफाइन करें, और आपने किस तरह से उसको फिगर आउट किया कि अंडर वैल्यूड है? अंडर वैल्यूड जैसे कि कंपनी की सेल लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसके पीयर्स को वो वैल्यूएशन मिल रही है, मतलब उसी इंडस्ट्री के बाकी की कॉम्पिटिटर हैं उनको मिल रही है, लेकिन इनको नहीं मिल रही, जबकि ये भी डेट फ्री है। तो देर सवेर मार्केट इसकी री रेटिंग तो करेगी। हो सकता है 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, लेकिन वो बहुत अंडर वैल्यूड है, कभी तो उसके कंपैरिजन में वो आएगी ना। तो ऐसे ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, उसको मैंने पोजिशनल तौर पे रखा उन शेयर्स को। तो कोई फंडामेंटल रेशियो होता है जिससे इसको फिगर आउट कर सकते हैं, या सिंपल स्टेटमेंट से ही पता लग जाता है और शेयर प्राइस को कंपेयर करके बेंचमार्किंग? नहीं, आप बहुत सारे हैं, जैसे अगर मान लीजिए जैसे डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, कोई मोनोपोली है, कंपनी का कोई मोनोपोली में है, तो उसको तो वैल्यूएशन मिलेगी। जैसे IRCTC हो गया, उसमें हो गया एशियन पेंट भी एक तरह से, अब तो उसकी मोनोपोली नहीं है, लेकिन उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो उसमें अभी भी वो उसकी एक तरह से मोनोपोली है। फेयर एक रिकॉल है उसका। हाँ, मार्केट का। हाँ, तो ऐसे वो स्टॉक सिलेक्ट करने लग गया। तो भारी स्टॉक्स की बजाय आपने स्टॉक सिलेक्शन के तरीके में मिड कैप पे आ गए, और फाइनेंशियली साउंड कंपनीज जो कि अपने कंपटीशन के मुकाबले अंडर वैल्यूड है, एज ऑफ नाउ मार्केट या इन्वेस्टर उनको उतना दाम नहीं दे रहा है जो उसको मिलना चाहिए, तो आप कहते हैं कि यार इसमें अभी घुस जाओ, 4-6 महीने अगर ज़्यादा रिटर्न नहीं आएगा, आई कैन वेट। तो उससे मुझे कई स्टॉक्स में 3x भी रिटर्न मिला है। अच्छा, कितने होल्डिंग पीरियड में मिलेगी? 6-8 महीने में। 6-8 महीने में आप लोग को 300%? हाँ, 2-3 स्टॉक्स में मेरे को ऐसा रिटर्न भी मिला है। जैसे BSC का शेयर था। BSC तो यस, BSC का, पर ये तो अभी पिछले कुछ समय पहले, करीब 1 साल, 8-10 महीने, साल पहले की। नहीं, अभी नहीं, ये तो स्प्लिट हुआ था, उससे पहले भी ऐसे था। अच्छा, ये की बात होगी, ये होगी 2018 या अच्छा, उस समय भी आप हाँ, उस टाइम भी 500 से 3000 गया था। वाह। उसके बाद दोबारा से स्प्लिट हुआ, दोबारा से 500 आया, उसके बाद 3000, अब 2700 कुछ चल रहा है। हाँ, नहीं अभी थोड़ा गिरा है एक्चुअली, 2100 पे भी आ गया था बीच पे, वो सभी गिरे जब पिछला पूरा हफ्ता। लेकिन वो ओवर स्ट्रेच भी बहुत हो गया था ना, तब भी मैं देखता था कि एक्सचेंज है और 10 के मल्टीपल पे मिल रहा है सिर्फ। ये इसका मतलब बताओ, 10 का मल्टीपल मतलब कि आप अर्निंग के प्राइस टू अर्निंग रेशो बोलते हैं, पी रेशो बोलते हैं, पी रेशो, कि आप कंपनी की अर्निंग पे कितने टाइम्स आप पैसा दे रहे हो। इसको कोई एग्जांपल, नॉर्मल दुकान के एग्जांपल से भी समझा दोगे तो भी चलेगा। उसका है, जैसे आपका 1 रुपया प्रॉफिट है, 1 रुपये प्रॉफिट के ऊपर आप शेयर कितने पे खरीद रहे हो, 1 रुपये अर्निंग के ऊपर आप 10 रुपये खर्च कर रहे हो, तो जितना वो कम होगा, आप 1 रुपये पे जितना कम देंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मान लो कि एक कंपनी रिलायंस है, उसका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है और उसका शेयर प्राइस 2500 चल रहा है, तो अब मैं इसको कैसे देखूंगा? अब आप उसको ऐसे देखोगे कि उसका जो पी रेशियो है, मतलब कि 1:, कितने आपको ऊपर मिल रहा है, कि अगर पी रेशियो मान लो 10 का है, तो आप 1 रुपये पे 10 रुपये दे रहे हो। अगर वही 5 हो जाए तो आप 1 रुपये की अर्निंग पे आप 5 रुपये दे रहे हो, तो जितना पी रेशियो कम होगा वो आपके लिए उतना अच्छा है। ये एक फिक्स्ड रूल इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी वेरी करता है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी वेरी करता कंपटीशन के साथ। जो मोनोपोली स्टॉक हैं वो तो 100 टाइम्स पे भी ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। कि मान लो कि कोई ऐसी कंपनी है जो कि
जानबूझ के एक्सपेंसेस कर रही है, खर्चे कर रही है, ग्रोइंग स्टेज पे है, तो उसका रेवेन्यू चाहे बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसका एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से उसका अर्निंग बहुत कम है, तो उसका इम्पैक्ट पीई रेशियो पे पड़ेगा। तो लेकिन वो एक सिंस ग्रोइंग कंपनी है, तो उसका पीई रेशियो ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली, क्योंकि उसका प्रॉफिट कम है ना, वहीं उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो पी रेशियो रिलेटिवली, मैं एग्जांपल के तौर पे चल रहा हूँ कि दोनों का प्राइस एज ऑफ नाउ सिमिलर है, दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स भी मोर और लेस सिमिलर हैं, लेकिन मैं सिर्फ प्रॉफिट को वेरिएबल लेके चल रहा हूँ अगर, तो उस केस में सिंस वो ग्रोइंग कंपनी है, प्रॉफिट कागज़ पे कम दिखेगा, लेकिन शायद उसने 3-4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए हैं, शायद उसने 500 ट्रक खरीदे हैं, उसका एक्सपेंशन में जा रहा है। हाँ, एक्सपेंशन में जा रहा है। वर्सेस एक दूसरी कंपनी है जो थोड़ी कंसोलिडेट चल रही है पिछले कुछ सालों से, और वो लगातार प्रॉफिट बना रही है, लेकिन वो 10 साल बाद या 5 साल बाद या 2 साल बाद ग्रो ज़्यादा नहीं करेगी, वो उसी स्केल पे चलती रहेगी एज़ कम्पेयर टू दिस कंपनी, जो कि शायद कुछ और ही बन जाएगी आगे चल। हाँ, तो उस केस में आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ, एक तो सिर्फ नंबर देखना, क्वालिटेटिव एनालिसिस, अगर आपका होल्डिंग पीरियड 2-3 हफ्ते या 2-3 महीने नहीं है, 1-2 साल है, तो उस केस में कैसे आपको अवेयर उसमें आपको फ्यूचर ग्रोथ देखनी पड़ेगी, कितना एक्सपेंशन है, उसका फ्यूचर में अर्निंग कितनी हो सकती है, एक और प्लांट लगाया, इससे कितनी कैपेसिटी होगी, इससे कितनी सेल ग्रोथ होगी, इससे कितना प्रॉफिट आएगा, तो उसको एडजस्ट करके कि इससे पैट पे कितना असर आ जाएगा, फिर वो फ्यूचर निकालनी पड़ेगी। फ्यूचर पी रेशो तब क्या होगी, हम करंट से नहीं निकालेंगे, उसमें वैसे दिमाग लगाना पड़ेगा कि अभी तो वैल्यूएशन महंगी लग रही है, लेकिन 2 साल बाद जब ये नए प्लांट चालू हो जाएंगे, नया प्रॉफिट आएगा, उसमें ऐड होगा, तब वो उसकी पी रेशो आज वाली नहीं होगी, तब हम उस हिसाब से और उसका एक्सपेंसेस भी तब उतने नहीं होंगे, एक्सपेंसेस तो हो गए ना इस साल, वो एक फिक्स एसेट है। हाँ, अगर आपने नया प्लांट लगाया वो तो आज की खर्चा है, खर्चे में एक बार हो गया, वो बार बार तो रेकरिंग तो है नहीं, करेक्ट, तो वो सोच के तो एक इन्वेस्टर को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ट्रेडर का शायद ट्रेडर का तो आपने रोज का लेना, आज खरीदना, हफ्ते बाद वो कंपनी के कुछ उस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में कुछ चेंज तो हो नहीं जाएगा एक हफ्ते में। एक स्विंग ट्रेडर को फंडामेंटल्स में कितना को पढ़ना चाहिए? फंडामेंटल तो ज़रूरी है ही। अगर आप बेकार कंपनी में लगा रहे हो जिसका साउंड फाइनेंशियल है ही नहीं, कल को कुछ भी न्यूज़ आएगी और आपका सीधा स्टॉक 20% के सर्किट में लगा हुआ है लोअर सर्किट में, तो उन चीज़ों से तो बच के एक आपको अंदाज़ा तो होना ही चाहिए कि, लेकिन ये है रोज़ रोज़ वो देखने की ज़रूरत नहीं, एक अंदाज़ा होता है कि साउंड कंपनी है। अब उसके क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं, कोई प्रॉफिट देखता है, कोई देखता है कैश जनरेट हो रहा है नहीं, कोई देखता है डिविडेंड बांटती है, या कोई देखता है कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए वो डिविडेंड नहीं बांटती, फ्यूचर ग्रोथ के लिए पैसा रख रही है। yes. तो फंडामेंटल सबके अलग अलग हो जाते हैं। कोई ये भी देखते हैं कि डेटर से कितने दिन में आता है पैसा, प्रॉफिट में तो है लेकिन पैसा पहुंचता ही नहीं है, डेटर से आने में 6-6 महीने लगते हैं। इसको थोड़ा सा इजीली एक्सप्लेन कर दो। अगर डेटर्स मतलब जैसे तो पता हमें कि कर्जा लिया हुआ है या दिया हुआ है, हाँ, कर्जा का हो गया, या फिर जिसको माल बेचा है उससे भी पेमेंट वापस आने में टाइम लगता है, 6 महीने लग जाते हैं। तो अगर अमाउंट रिसीवेबल जो लेना है मार्केट से पैसा फंसा हुआ है अगर, तो आप कह रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, जितना कम साइकिल हो, जितना सेटलमेंट टाइम जितना कम हो उतना अच्छा है। बट ये भी अगेन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। इंटरेस्टिंग है कि आपने 2020, मैं टाइम में थोड़ा भूल गया, जब आपको पता लगा कि अब आपको इस तरह से स्टॉक्स को पिक करना है, वो था 2017-18। अब उसके बाद आपने पिक करना शुरू किया यार, जैसे आप रेलवे का स्टॉक उठा लिया या बीएससी का उठा लिया, देन व्हाट चेंज, किस तरह से वो बदल गया आपका 3 साल का और आगे का करियर स्टॉक? उसका चेंज हुआ अर्ली 2019, 2 जनवरी 2019 को मेरे फादर की एक्सपायर हो गए। ओह, तो वो एक मेरा सेटबैक था। फिर उनका जब 10वें वाले दिन हम हरिद्वार गए तो पीछे से घर में चोरी हो गई, सारा गोल्ड जितना घर में था वो चोरी, 18-20 लाख का गोल्ड था, वो भी सारा चोरी हो गया। तो वो एक सेटबैक लगा, इधर से डेथ का, इधर से घर में चोरी का। तो 6-8 महीने के लिए तो ट्रेडिंग छोड़ ही दी, क्योंकि दिमाग सारा उसी में था। एज ए पर्सन एट दैट 5-6 महीना, फिर तो आप लॉस्ट हो गए पूरा। FIR करवाई, रोज पुलिस स्टेशन के ही चक्कर लग रहे हैं। वो मिला वापस पैसा? पैसा कुछ वापस रिकवर नहीं। तो आपको ये दो मुश्किलें आपकी लाइफ में इकट्ठे से आई? तो इकट्ठे ही आई 6-8 महीने के लिए, तो फिर बिल्कुल ट्रेडिंग की तरफ ध्यान भी नहीं किया। फिर उसके बाद 8-1 महीने के बाद शुरू की होगी ट्रेडिंग। तो कैपिटल तो मेरी इकट्ठी हो चुकी थी काफ़ी टाइम, अब तो 2.5 से 1 साल हो गए थे जॉब करते हुए। तो दोबारा से ट्रेडिंग चालू की।
अब थोड़ा सा अमाउंट भी ज़्यादा और थोड़ा फंडामेंटल भी अब अच्छी तरह पता चल गए थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अब तक थोड़ा बहुत आ गया था। लेकिन अभी भी मुझे टेक्निकल ज़्यादा नहीं पता था, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस तक ही पता था। फिर उसके बाद उससे शुरू किया, फंडामेंटली गुड स्टॉक ही देखता था मैं, मिड कैप में भी हो तो लेकिन गुड हो, जो आप फाइनेंशियल जिस हिसाब से आप देखते हो। हाँ फाइनेंशियली साउंड हो, उनमें करता था। ट्रेडिंग भी पहले तो जैसे 6-8 महीने के लिए भी रख लेता था, अब मैंने थोड़ा सा पोजिशनल कि 15 दिन, महीना, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा। तो फंडामेंटल के साथ रजत आप टेक्निकल्स या प्राइस एक्शन या इंडिकेटर्स कुछ ऐसा कि मैं प्राइस मूवमेंट पे भी ध्यान दूं? अब तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस टाइम तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही करता था कि फंडामेंटली गुड स्टॉक है तो ये अब सपोर्ट पे आ गया। कितने महीने का सपोर्ट या कितने साल का या कितने दिन का? मैं सिर्फ वो डेली या वीकली पे लगाता था। अच्छा, तो फिर आप इंट्राडे कर रहे थे या आप? नहीं, मैं स्विंग के लिए ही करता था, 15 दिन के लिए, महीने के लिए। और आप डेली, आप वीकली स्विंग, वीकली भी सपोर्ट देख लेता, मैं दोनों को मैच कर लेता था, डेली और वीकली पे। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दिस, बिकॉज लोगों को अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना है आज की तारीख में, उनको नहीं पता होता कि टाइम फ्रेम क्या रखना है। एक तो टाइम फ्रेम चार्ट कैंडल का, और दूसरा टाइम फ्रेम इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ड्यूरेशन का। तो मैं डेली और वीकली पे सपोर्ट निकाल लेता था। अगर दोनों लगभग मैच कर रहा है और स्टॉक भी गुड है, साउंड फाइनेंशियली है, तो मैं वहीं पर उसका सपोर्ट के आसपास ले लेता था। और तब भी, लेकिन मैं स्टॉप लॉस तब भी नहीं लगाता था। पता नहीं था, पता नहीं था मुझे, पता नहीं था। और मैं सोचता था ये स्टॉक तो ठीक है ही, देर सवेर आ ही जाएगा ऊपर। अच्छा, तो आपके दिमाग में टारगेट प्राइस भी नहीं होता था कि कब निकलना है? रेजिस्टेंस को ही उसका टारगेट लगा रखा होता था कि वहां तक आएगा, बस यहाँ पे गिरा है, यहाँ पे चढ़ा था तो दोबारा तो करेगा ही, दोबारा आएगा ही, स्टॉक तो ठीक है। सोच के लेता था 15-20 दिन के लिए, महीने तक। अब वो अगर नीचे चला गया तो वो पड़ा है तो पड़ा है, स्टॉप लॉस में बेचना नहीं है। फिर आप उस ट्रेडर की जगह आप इन्वेस्टर बन गए स्टॉक, उसमें इन्वेस्टर बन गए। ओके, तो बट जनरली इफ वी कम टू टुडे, विल गो बैक टू द पास्ट एज वेल। तो एक टाइम फ्रेम जनरली क्या होना चाहिए अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो? एक, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो मिनिमम आप 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, ये नहीं कि आपने आज लिया तो कल बेच दिया। इस माइंडसेट से करोगे तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप 15 दिन, 20 दिन, महीने का सोचे करते हो तो हो सकता है आपको अगले दिन भी प्रॉफिट मिल जाए। तो 30 दिन का आपने अपना होल्डिंग पीरियड रखा, लेकिन जब आप टेक्निकल्स देखोगे तो आप जो चार्ट बना रहे हो या देख रहे हो उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो भी स्ट्रेटजी सेटअप बनाया हुआ है, मैं अभी के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ही देख रहा हूँ। उन लोगों से बात कर रहे हैं अपन जो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, हालांकि उनको पता होना चाहिए कि ये इससे आगे जाना पड़ेगा उनको। लेकिन अगर सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना है, और अगर मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ और मेरा होल्डिंग पीरियड 30 दिन का है, अब मेरे को कितने समय का चार्ट देखना है, एक तो ये, और मेरे हर कैंडल का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? चार्ट तो आपने, अगर स्विंग ट्रेडर है तो आपको डेली का ही चार्ट लगाना है, डेली का ही टाइम फ्रेम देखना है आपने, वो देखना है। और जो कैंडल वगैरह हैं उस पर आपने फोकस करना है डेली की। उसको आप 15 मिनट या 4 आवर्स या 2 आवर्स इस पे मत आओ, अगर आप डेली के कर रहे हो तो। डेली के लिए डेली का चार्ट देखना है मेरे को, पिछले कितने दिनों का? डेली का आप देख सकते हो पिछले 6 महीने तक का। पिछले 6 महीने का, तो मैं 6 महीने का ड्यूरेशन लगाऊंगा नीचे। और मतलब कि मान लो कि आज अगर जनवरी है तो मैं सितंबर, अक्टूबर से लेके जनवरी तक उस स्टॉक का प्राइस कैंडल्स के हिसाब से, डेली के हिसाब से कैसे मूव हुआ है, और वहाँ से मैं उसका सपोर्ट, वहाँ पर आप उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये एक बहुत बेसिक मिनिमम चीज़ है जो यहाँ से शुरू करना है। उसका साथ आप उसका वीकली भी देख सकते हो, वीकली आप साल 2 साल का देख सकते हो। अगर दोनों डेली और वीकली सपोर्ट मैच कर रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर एक मजबूत सपोर्ट है या मजबूत रेजिस्टेंस है। पर इसके बेस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते। आप डिसीजन नहीं ले सकते, है ना। दिस इज जस्ट फॉर यू टू गेट एन आइडिया ऑफ द स्टॉक। तो आपने एंट्री ही उसी बेस पे किया टेक्निकल्स में, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। फंडामेंटल स्ट्रांग है और सपोर्ट रेजिस्टेंस का। अब तक मुझे 2018-19 तक सिर्फ इसी बेस पे ट्रेडिंग कर रहा था। ये चला आपके लिए? हाँ, ये चला मेरे लिए। ये था कि मैं अगर नीचे गिर भी जाता था स्टॉक, क्योंकि मुझे पता होता था कि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो मैं उसको रख लेता था, होल्ड कर लेता था। अब मार्केट जब रिकवर हो जाती थी उसके साथ वो भी रिकवर कर दिया, तो मैं प्रॉफिट में निकलता था। हाँ, लेकिन ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है ना। ये तो ऐसे ये है कि बस बाय कर लिया और अगर गिर गया तो मैं रुक जाऊंगा। तो प्रॉपर टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस ये कब पता लगा आपको कि ये भी लगाना होता है? 2019 में जब ये फादर की इनसे निकल गया मैं,
उसके बाद 2020 में ये कोरोना का आ गया था, कोरोना का आया तो उस टाइम मेरे पास सारे घर में खाली बैठे थे, टाइम तो अब खूब था, अब पूरा दिन इसी पे लगे हुए हैं, कोई यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, कोई बुक पे देख रहे हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक भी पढ़ी थी पूरी बेंजामिन ग्राहम की, नहीं पूरी पढ़ी आप? पूरी पढ़ी, समझ में आई वो एक भी बार? पढ़ी, और साथ में यूट्यूब बहुत सारे चैनल से देखे। अब सोचते हो कि ये सारे में से कुछ ही देखने चाहिए थे? बिल्कुल सोचते हैं, क्योंकि सब देख के तो और कन्फ्यूजन होती है। नहीं, बट कुछ नहीं देखने चाहिए थे, ये भी था। ये भी था, कुछ लोगों ने मिसगाइड भी किया। मिसगाइड भी किया, अच्छा, और कुछ लोगों ने एजुकेट भी किया। एजुकेट भी किया। कुछ लोगों का तो बाद में पता चला ये तो फेक स्क्रीनशॉट होते हैं इनके जिनको अपना तब गुरु शायद मान नहीं लिया। आया होगा। हाँ नहीं, नहीं, बाद में पता चला। फेक स्क्रीनशॉट तो तब भी आया होगा, आजकल तो क्लोनिंग ऐप भी आ गई हैं। नहीं, उस टाइम तो सिर्फ उनके वीडियो देखते थे, आज पता चला कि वो सारे फेक स्क्रीनशॉट्स थे। चेंज कर सकते हो HTML में जाके या PNG। ओके, तो आप होगे आप भी फोमो के शिकार? बिल्कुल। फियर ऑफ मिसिंग आउट। उस टाइम मेरे पोर्टफोलियो में 2020 में 8-9 लाख का मेरा पोर्टफोलियो था, वो भी गिर के डोज आई थी 9 लाख का, हाँ 4-5 लाख का रह गया था, 40-50% गिर गया था वो। हाँ, तब तो मेरे को टेंशन हो गई, ये क्या हो गया। आपने वो पोर्टफोलियो बनाया भी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे था ना? अच्छा, ये पोर्टफोलियो भी उसी, ये वही सारे स्टॉक थे जो हाँ, जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में बढ़ नहीं पाए थे? हाँ उनका मैंने टारगेट भी रखा हुआ था कि इसको तो 50% ऊपर में बेचूंगा, वो 20% ऊपर चल रहे थे, वो भी 30-40% नीचे हो गए। तो चलो, सारी मार्केट ही, सारी दुनिया ही डाउन है, तो फिर तो होना ही था। पूरी मार्केट ही डाउन। बट देखो, आपको इस बात का गम नहीं होगा कि यार मेरा एनालिसिस खत्म हो गया, मेरा एनालिसिस फेल हो गया? क्योंकि एनालिसिस तो आज बात करोगे तो एनालिसिस नहीं था, वो ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग लिया। वो तो एक तुक्का, एक अंदाज़ा कर रहे हैं, बस एक ये पता है स्टॉक अच्छा है तो फिर चलो आ जाएगा, बस वो इसी सोच के साथ था। नहीं, फेयर इनफ। बहुत सारे 70 to 80% लोग इसको ही पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो नहीं था। चलो, 2020 में आपका कोविड का सामना खराब हुआ, जैसे कि बाकी के ट्रेडर्स का हुआ होगा, इन्वेस्टर्स का ज़्यादा। लेकिन कई इन्वेस्टर्स ने पैसा मार्केट में डाला भी होगा कि यार इतना सस्ते में मिल रहा है, आपके लेवल्स वो मिल गए होंगे आपको कि यार ये तो वाह, ये तो BSE क्या और ये क्या, सब सस्ते में मिल रहा, उठा लो। उस टाइम तो रिलायंस भी ले लिए थे मैंने, जब वो 800-850 का आ गया था तो मैंने उसको लीवरेज पे ले लिया था, MTF पे। ओके, तब से शुरू किया MTF? तब से शुरू किया। क्या होता है ये कॉन्सेप्ट? MTF मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। इसमें जैसे आपके पास जो कैश में जो करना चाहते हैं ट्रेडिंग, अब उनके पास इतनी कैपिटल नहीं होती, तो वो उसमें एक मिल जाता है कि ब्रोकर आपको लीवरेज दे देता है 3 times 4 times। वो स्टॉक्स टू स्टॉक्स डिफर करता है। अब निफ्टी 50 वाले स्टॉक है, उसमें आपको 75% फंडिंग मिल जाती है। उसके बाद मिड कैप वाले हैं, उसमें आपको 70%, ऐसे स्मॉल कैप है 65%। तो उसमें आप ये है, जैसे आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो आपका एक डेफिनेट पीरियड होता है कि आपको 1 मंथ की एक्सपायरी होती है, और आपको एक लॉट भी पहले प्री डिफाइंड होता है, कोई 800 का लॉट है, 1000 का लॉट है। इसमें मार्जिन के अंदर आपको ये एडवांटेज मिल जाता है कि आप अपनी क्वांटिटी खुद डिसाइड कर सकते हैं, और आपको वो लीवरेज भी मिल जाती है साथ में। तो आपको जो कैश की प्रॉब्लम होती है ना, वो काफ़ी हद तक, हाँ, बस इसमें यही होता है कि इंटरेस्ट जाता है। लेकिन इसमें जो आपको वो मिल जाता है ना कि आप क्वांटिटी अपने आप डिसाइड करते हैं। अब मेरी जो सोच के हिसाब से शेयर चल रहा है तो आप धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी। मान लो मैंने 200 पे कोई स्टॉक लिया और मुझे पता है 240 तक मैंने इसका टारगेट रखा है। अब वो अगर मैंने मान लो फ्यूचर पे लिया है, वो जैसे ही 200 से 195 190 जाने लगेगा तो आपको हो जाएगी मेरा इतना बड़ा लॉट है और उसको कैसे बेचूं। इसको आप पार्ट्स में बेच भी सकते हो, पार्ट्स में आप ले भी सकते हो, आपकी खुद की डिसाइड कर सकते हो। तो ये एडवांटेज मिल जाता है। होल्डिंग पीरियड कौन डिसाइड करता है? वो होल्डिंग पीरियड ब्रोकर का ही होता है। जैसे अब मेरा जो ब्रोकर है वो 1 साल का देता है होल्डिंग। 1 साल का इंटरेस्ट ब्याज भी लगाता है आपको पैसे मिलने पे? मेरा जो ब्रोकर है वो 9.65% चार्ज करता है। मतलब कि अगर आपने ₹1,00,000 का इन्वेस्टमेंट किया और मान लो कि वो 4x दे रहा है, तो टोटल 4 लाख और मिला आपको। जैसे मैंने 1 लाख 4 टाइम्स उस पर लीवरेज मिल रही है, तो मैंने 1 लाख का मान लिया, 1 लाख अपने लगाए तो 3 लाख उसने दे दिया, मैं 3 लाख उसने दे दिए, तो मैं 4 लाख से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब मेरे को रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है 10%, तो 4 लाख की मुझे 40,000 रुपये मिल गए रिटर्न। और वैसे मैं ले पाता 1 लाख का, उसमें 10% मेरे को मिलता। पर आपको 3 लाख का 10% देना भी तो है।
9.9%। हाँ, लेकिन मैं उसमें ना MTF के अंदर उसी स्टॉक में जाते हैं जिसमें मोमेंटम हो। ओके, तो आप 10% के लिए नहीं खेल रहे हो। हाँ, उसमें मोमेंटम के लिए जाते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग की आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन वो डेली के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। अब 1 लाख पे मेरा जो ब्रोकर लेता है वो 26 रुपये डेली के चार्ज करता है। अब 10 दिन मैंने रखा, उसके 260 रुपये, और मेरे को 10% उस पर मिल गया 40,000, तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक महीने में तो 10% नहीं मिलेगा आपको, कि अच्छा उसे उठाया जो 10% आपको महीने में दे दे। हाँ, मोमेंटम वाले बट ऐसी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बहुत अवेलेबल है। आप मेरा अभी इस साल का आप देखेंगे, ज़्यादातर मैंने जो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में मेरे को 10% 20% आराम से, बड़े आराम से मिला है। गया भी होगा। इस साल तो बड़ा रेयर मेरे को लॉस हुआ है। नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि अगर हम थोड़े से रिस्की प्रोपोजिशन होंगे कि अगर मोमेंटम आया तो एकदम सीधा ब्रेकडाउन भी हो सकता है। हाँ, मेरे को लॉस भी आज तक का सबसे बड़ा मार्जिन ट्रेडिंग में ही हुआ है, वो भी अडानी के शेयर से। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप 3 लाख रुपया ले रहे हो, जब आपके पास 1 लाख रुपया है। मेरे को 2 साल में जो लॉस सबसे बड़ा हुआ है वो अडानी का ही हुआ है, और वो सारा मार्जिन पे था। पूरा बताओ एपिसोड, पूरा एपिसोड। वो एपिसोड ऐसे था कि अडानी के शेयर ठीक चल रहे थे, और मैं जब अडानी में भी मैं सब में नहीं करता था, जो मेरे को उसमें फंडामेंटली ठीक लगते थे ना, जैसे अडानी पोर्ट्स हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, जो मेरे को लगता था कि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उसमें लगता था। उसमें मैंने ले ली बड़ी पोजीशन। कितने की एग्जैक्ट बताओ। उसमें मेरी पोजीशन होगी अराउंड 20 लाख के अराउंड। वाह, और उसमें से आपका कितना था? उसमें मेरे पास होगा, क्योंकि उसमें ना जो मार्जिन था वो लेते भी ज़्यादा थे। क्योंकि इसमें वोलेटाइल शेयर है, तो 10 लाख आपका होगा मोर लेस। उसमें 10 लाख था, 50% के अराउंड था। 10 आपको वहाँ से मिला। अब आपका अगर 10 आगे बताओ, चलो। 10 लाख वहाँ से हुआ। मेरे पास 3 स्टॉक थे, बल्कि मेरे पास 30 लाख लगे हुए थे, 30 लाख रुपए लगे हुए थे। 10 पे 30 लाख, तो 20 लाख आपने कर्जा पे लिया हुआ था 9-9.5% के ब्याज पे। 9-9.5% के इंटरेस्ट पे। अब वो क्या हुआ, एकदम से हिडनबर्ग वाली न्यूज़ आई। सब कुछ ठीक चल रहा था, मेरे पोर्टफोलियो में वो 20% ऊपर ही होंगे, और मैं तब भी उसको बेचा नहीं, क्योंकि वो एक मोमेंटम में था, थोड़ा लालच आ जाती है। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस रखा नहीं हुआ? नहीं, रखा हुआ था, स्टॉप लॉस सब रखा हुआ था। लेकिन वो जब खुला ही ना, जब वो हिडनबर्ग वाली न्यूज़ आई, 2 दिन सर्किट पे सर्किट लगे, निकलने का ही नहीं मौका मिला। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ऊपर जा रहा था, तो आपने टारगेट प्राइस को इज्जत नहीं दी? नहीं, इज्जत दी हुई थी। टारगेट प्राइस इसलिए नहीं रखा हुआ था क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पे थे। तो जाए जा ऑल टाइम हाई पे थे। ऑल टाइम हाई पे तो आपको पता नहीं होता निकलना कब है। पार्शियल एग्जिट भी नहीं किया? पार्शियल एग्जिट भी नहीं किया था, और मैं अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठा था, और वो 2 दिन में 50% गिरा। वो निकलने का ही मौका नहीं मिला, और जो सारी पोजीशन थी ऑटोमेटिकली खुद स्क्वेयर ऑफ हो गई, क्योंकि आपका मार्जिन सारा खत्म हो गया। ओ सीरियसली? जीरो हो गई। कितना लॉस था ये खुद ही अपने ही शब्दों में बताइए। पोजीशन मेरी गई है 9 से 10 लाख के बीच में मेरे को लॉस हुआ। और इतना ही कैपिटल था आपका उसमें? हाँ उसमें इतना ही कैपिटल थी, वो सारी की सारी जीरो हो गई। कितने दिनों में? ये मेरी हो गई होगी 1.5-2 महीने में। 1.5-2 महीनों में? तो आप निकल ही नहीं पाए स्टॉक? निकल ही नहीं पाया। वो सर्किट लगे हैं 2 दिन 25-30% के, और वो सारा 50% 60% गिरा शेयर, वो सारी कैपिटल ख़त्म। तो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग का एक ऑपोजिट साइड भी है, जो मार्केट के ऐसे पॉइंट जो कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता। तो उसका वही है कि आप जो थोड़े से, अब ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, पॉलिटिकली जो स्टॉक थोड़े से पॉलिटिकली रिलेटेड होते हैं ना स्टॉक, इनसे थोड़ा सा, क्योंकि उनकी अगर पॉलिटिक्स में कोई न्यूज़ ऐसी आई कि कहीं स्टेट इलेक्शन कोई हार गया कोई जीत गया, उस पर अगर इफेक्ट आ जाता है। कुछ ही स्टॉक्स हैं जो पॉलिटिकली इतने कनेक्टेड हैं इंडिया में, और जो आपने लिया है वो तो है ही। हाँ, अभी आपने जी और सोनी का जो हुआ है, तो जील, उसमें भी देखो 30% एक दिन में गिरा, वो किसी को निकलने का मौका ही नहीं मिला। तो उसमें कर्जे के पैसे से तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अगर पंगा लेना भी है तो उतने से ही कैपिटल से लो, जो कि गया तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर खैर मैं स्ट्रेटजी से तो अब 2021 से कर ही रहा था, एक स्ट्रेटजी बनाई हुई थी। बस एक होता ना कि सब कुछ ठीक चल रहा हो, एक झटका लगना ही होता है। अदानी का झटका काफ़ी लोगों को लगा यार, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक था जिसमें गिरावट देखी नहीं, और पूरे ग्रुप के सारे स्टॉक्स ने गिरावट देखी नहीं।
मतलब कंसोलिडेशन ही नहीं आया है स्टॉक में, चले जा रहा है, चले जा तरफ एक तरफ ही चल रहा है। हाँ, मोमेंटम क्या है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टर के लिए जन्नत था। अब मेरी कैपिटल क्या थी, मैंने एलोकेट कर रखी थी 20 लाख रुपए कैश के लिए, 10 लाख रुपए मार्जिन फंडिंग के लिए। अब वो मेरी 10 लाख तो बिल्कुल उड़ गया, जो मार्जिन फंडिंग के लिए रखा हुआ था वो तो बिल्कुल ख़त्म। अब दोबारा से जो वो 20 लाख थे उसमें फिर उसको दोबारा से रीएलोकेट किया, 15 लाख कैश के लिए, अब 5 लाख कर दिया मार्जिन फंडिंग को। अच्छा चलो, अदानी ने कुछ सिखाया। अदानी, आई लाइक टू से वन थिंग एंड मूव ऑन, के इज़ वन सच स्टॉक जिसमें हुआ काफ़ी लोगों का नुकसान, एंड आई काइंड एग्री विद यू कि पॉलिटिकल इंक्लिनेशन के बेस पे उसके फंडामेंटल्स थे। तो एक सीरियस इन्वेस्टर या ट्रेडर को फंडामेंटल्स पे बिना किसी इमोशन के साथ घुसना चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। एक सीरियस बंदा शायद उसमें घुसता ही नहीं। कह सकते हैं कुछ हद तक ये बात कि यार ये है ट्रेडिंग के लिए ठीक है, एक छोटी पोजीशन बना के रख लो, इन्वेस्टर के लिए भी ठीक है, लेकिन कुछ बड़ा एंटिसिपेट मत करो। हाँ बिल्कुल, इसमें एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि आपको ना इलेक्शन का पता है कि क्या हो जाए, ये है तो बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये स्टॉक्स। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। जबकि मैं अडानी के पूरे ग्रुप कंपनीज में भी शेयर नहीं लेता था, जिसका उनमें साउंड है पोजीशन, जैसे अंबुजा हो गया, इसकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल में कोई दिक्कत है, वो भी वो उसका पार्ट हो गया। इन सब के साथ वो भी बीच में बहती गंगा में हाथ धुल गया उसके भी नेगेटिव सेंस में। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अदानी के कारण इन्वेस्टर बने हुए हैं, जो ट्रेडर हुआ करते थे। ओके, कोई बात नहीं। सो दीज एपिसोड्स डू हैपन। आज कुछ और है, कल कोई और स्टॉक था, परसों कोई और होगा। तो इससे आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे कितना इम्पैक्ट पड़ा? आप लगा लो, जो मेरी 30 लाख कैपिटल थी वो 20 लाख रह गई, 33%, 30% सीधा वाइप आउट, पूरे साल की मेहनत। पूरी साल की। मैं पूरे साल के 12-13 लाख रुपए के प्रॉफिट में था। ये शायद 2023 में जनवरी में आई है ये न्यूज़। मैं 12-13 लाख के प्रॉफिट में था साल भर में, वो एक गलती ने मेरे साल भर का पूरा प्रॉफिट ख़त्म कर दिया। हाँ, बस 2-3 लाख छूटे थे। ओके, आप और अवेयर हो गए उससे? आप उससे और अवेयर, कोशिश हो गए? बिल्कुल कोशिश हो गया उससे। क्या और इम्प्रूवमेंट्स किए आपने अपने स्विंग स्ट्रेटजी में? उसके अंदर मैंने अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है कि एक स्टॉक में इससे ज़्यादा कैपिटल नहीं लगानी। कितने स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो? मेरे पोर्टफोलियो में 7 to 8 स्टॉक रहते हैं एक टाइम में। और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के होते हैं वो, कि ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी नहीं है। अब जैसे कोई न्यूज़ आ रही है किसी इंडस्ट्री के ऊपर, जैसे अभी पीछे श्रिम्प वगैरह, ये वाली कंपनी जैसे अवंती फीड्स हैं, उसका कोस्टल कॉर्प है, इसकी सारी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी। तो मेरे पास अवंती फीड्स ऑलरेडी था, जब ये न्यूज़ आई उसका ही पीआर मैंने कोस्टल कॉर्प भी ले लिया, तो वो दोनों में ही प्रॉफिट अच्छा खासा बना। तो न्यूज़ अच्छी आ रही थी तो इसके बेस पे एंटर किया या क्या? नहीं, पहले ऑलरेडी मेरे पास अवंती फीड जो था वो फंडामेंटली पहले से पड़ा था, वो अच्छा, पोर्टफोलियो वो पहले से पड़ा था। उसकी जब न्यूज़ आ गई एक अच्छी, तो उसका जो पीयर था, क्योंकि वो नहीं चला था अभी और वो 20% चल रहा है, तो वो न्यूज़ जब आई ना कि अगर इस सेक्टर के लिए, वो ओवरऑल सेक्टर के लिए अच्छा है, क्योंकि एक कंपनी के लिए तो अच्छी है नहीं, दूसरा स्टॉक जो पीयर है वो अभी चलना स्टार्ट नहीं हो, जबकि वो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो आगे पीछे वो उसका वैल्यूएशन जो गैप बन रहा है तो वो भी कवर करेगी। तो फिर वो कोस्टल कॉर्प लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि एक इंडस्ट्री का एक ही शेयर हो। तो उसमें भी पी देखा आपने और ये सब? उसमें भी कोस्टल कॉर्प भी 50% हफ्ते 10 दिन में ही भाग गया था। अच्छा, 50%? मिड कैप या स्मॉल कैप है ये? मिड कैप है। अच्छा यार, एक चीज़ बताओ कि हम कुछ अलग वीडियोस में भी कवर करते हैं इन चीज़ों को, एंड स्विंग ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये कि कई बार कुछ स्टॉक्स स्मॉल कैप या मिड कैप स्पेशली, पेनी स्टॉक्स तो हैं ही, बट वो तो चलो आप नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे ना अभी तो? नहीं, पेनी स्टॉक से तो बिल्कुल तो लेकिन गेम आपको लगता है मिड कैप में ही है ज़्यादा? मिड कैप में ही या स्मॉल, थोड़ा बहुत स्मॉल कैप? हाँ, स्मॉल। तो इन एरियाज़ में ही स्विंग आता है, स्विंग ट्रेडर बिल्कुल आता है। और स्विंग ट्रेडर को पता है कि ऐसे कुछ स्टॉक स्पेशली स्मॉल कैप तक ऑपरेटर ड्रिवन, प्रमोटर ड्रिवन एक ही बात होती है, या कई बार हमने कुछ दिन पहले ना एक रिसर्च किया सर्कुलर ट्रेडिंग के ऊपर, जो कि ब्रोकर के थ्रू ड्रिवन होती है, जिसमें वो डीमैट अकाउंट्स को यूज़ करता है कुछ, और उसके एक शेयर से बाइंग एंड सेलिंग करता है, एक तरह से ज़बरदस्ती की वॉल्यूम दिखाने के लिए, लिक्विडिटी दिखाने के लिए। तो हाउ डू यू नो? आप तो फंडामेंटल्स देख रहे हो, लेकिन तो उस केस में आप शायद नहीं फंसोगे, जो सिर्फ प्राइस देख रहा है वो पंगे में फंसेगा। उसका भी आप देख सकते हो। उसमें जैसे आप बाइंग आ रही है, उसमें तो वॉल्यूम आ रही है, वॉल्यूम पॉपअप हो रहा है,
लेकिन जब मान लीजिए आज 10% कोई शेयर बढ़ा और उसकी वॉल्यूम पॉपअप आई है ग्रीन में, अगले दिन दोबारा वो 10% गिर गया, चाहे 8% गिर गया, 7% गिर गया, गिर तो गया लेकिन उसके वॉल्यूम नहीं आए। अब आपको पता है कि ये कोई आपसे ज़बरदस्ती निकलवा रहा है शेयर, कि डर के जो वीक हैंड्स होंगे ना वो निकल जाएंगे। उसमें आपको वॉल्यूम भी चेक करने पड़ते हैं। वॉल्यूम अगर नहीं है तो ये सब आपको निकालने के लिए। तो बिना वॉल्यूम के एकदम से कैसे गिरेगा वैसे वो? नहीं, अभी आपको शेयर में आपको चाहता भी था मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं। अब नाम ले लीजिए, हम चार्ट। शेमारू का चार्ट है। शेमारू जो मीडिया इंडस्ट्री का है। हाँ, मीडिया इंडस्ट्री का है। अभी परसों ही मेरे का उसमें 20% का सर्किट लगा है। अपर से ही अपर अच्छा। सर्किट। उसमें आप देखो एक दिन पहले वो बड़ा है 10-12%, नेक्स्ट डे वो 7-8% गिरा है और उसके वॉल्यूम नहीं है। और वो मुझे पता था कि ये निकलवाया गया है लोगों से वीकेंड से, और तीसरे दिन उसमें 20% का सर्किट लगा अपर। फिर अपर लग गया। लोगों को निकाला, फिर उसमें जो निकले उसको बाय किया। वीकेंड्स को सबको निकलवा जाते हैं। फिर जो निकले शेयर उनको फिर बाय किया, उसको बाय किया और फिर अपर सर्किट। अच्छा, ये प्रमोटर ड्रिवन होता है मेजर? प्रमोटर ड्रिवन नहीं होता, ये जो बोलते हैं ना पंटर लोग बैठे हैं। पंटर, इसमें ब्रोकर होता है? पंटर ब्रोकर भी हो सकता है, होता है। बिल्कुल हो सकता है ब्रोकर। क्या करते होंगे ये लोग? ये क्या करते हैं, पहले आपको एक दिन क्वांटिटी उठाई, लार्ज अमाउंट उठाया, क्वांटिटी उठाई, अब सबके चार्ट पे आ गया कि ये तो ब्रेकआउट हुआ है। अगले दिन सब वो लेंगे, अब उसको लगता है सब घुस जाएंगे तो मैं कहाँ से कमाऊँगा। अब वो क्या करता है, उस दिन बेची, क्वांटिटी बेची, उसके साथ साथ जब लोग देखते हैं तो ब्रेकआउट फेल हो गया, वो सारे अपने बेच देते हैं। अब वो उसने जो होता है पोजीशन वो दोबारा ले लेता है और इनको सबको निकाल दिया। बाकी सबको बाहर निकाल के खुद घुस जाता है। लोगों को लगता है फेक ब्रेकआउट है, वो सब निकल जाते हैं, वो दोबारा से पोजीशन बना लेता है। तो ये चीज़ जो ऐसे ऊपर जा रहा है, अपर सर्किट 5%, 6% या जो भी 5%, 10% जो भी हिट हो रहा है, ये कुछ दिनों तक भी लालच दिखा सकता है। सिर्फ एक दिन में ऊपर जाके नीचे ना गिरे, ऊपर जाए, सब आर्टिफिशियल है। ये भी हो सकता है। पंटर लोग हाँ, कहाँ बैठे होते हैं ये लोग? लेकिन ये जो सर्किट वाले शेयर है ना, जो रोज सर्किट लगा रहे हैं, उनसे तो दूर ही रहना चाहिए। अच्छा, क्योंकि उसमें आप गेम में पहचान ही नहीं पाओगे कि क्या गेम चल रही है। आप ना अपर सर्किट में बेचोगे कि अपर सर्किट लग रहा है कि क्यों निकलूँ, अभी तो लगने दो, और जब लोअर सर्किट लगने लगेंगे तो आप निकल नहीं पाओगे। अपर सर्किट में खरीद नहीं पाओगे, लोअर सर्किट में बेच नहीं पाओगे। नहीं, आपके पास पोजीशन है, अपर सर्किट में आप बेचोगे नहीं, आपको लालच आएगा। हाँ वही उसी की। हाँ, और लोअर सर्किट लगेगा तो आप निकल नहीं पाओगे। खरीदने वाला रोज की सर्किट हो उसमें तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये 0-1 होता है, मतलब या तो इधर या उधर। हाँ, ये बिल्कुल सर्किट वालों से तो दूर ही रहना चाहिए। और ये एक्चुअल में कुछ लोग बैठे बस टाइम पास कर रहे हैं, खेल रहे हैं नंबर्स के साथ, कि कोई फंसेगा, हमारी बहत दिखेगी उसको कि यहाँ कुछ ना कुछ मूवमेंट है। लोगों को तो जल्दी पैसा कमाना है, रोज सर्किट लगा रहे हैं, हमारा भी लगातार सर्किट लगते रहे। और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, सॉरी मैं आपको काट रहा हूं, बट जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, आपको लगता है कि उसमें ऐसी चीजें हो सकती? उसमें ऐसे नहीं हो सकता कि उनका मार्केट कैप इतना बड़ा होता है, उसमें ये खेल हो ही नहीं सकते। आप रिलायंस में रोज करके देख लो, जितना मर्जी पंटर पैसा लगा ले, आप रिलायंस को हिला के दिखाओ। रिलायंस तो खैर वेल मछली है। इन्फोसिस को हिला के दिखाओ, सर्किट लगा के दिखाओ रोज, उसमें लगा। स्मॉल कैप जो ऐसे शेयर होते हैं, सर्किट उसी में लग सकते हैं। मिड कैप के कुछ हो गए, लेकिन ज़्यादा तो स्मॉल कैप पेनी इसी में चल सकता है। एक बिगिनर स्विंग ट्रेडर को शुरू कहाँ से, मिड कैप से करना चाहिए, लार्ज कैप से करना चाहिए? ये कॉन्फिडेंस किया आपके शुरू में, क्योंकि आपने सीखने का है, आपको उस टाइम पैसा नहीं कमाना। तो आप छोटे अमाउंट से, आप चाहे मिड कैप से, स्मॉल कैप से शुरू मत करो, चाहे मिड कैप से करो, चाहे लार्ज कैप से करो, लेकिन उस टाइम रिटर्न की उम्मीद मत करो। आप सिर्फ सीखने के लिए ही जाओ। क्या मैं सीख के आया, मैंने आज कोई चार्ट पैटर्न सीखा, 5-6 चार्ट पैटर्न सीख लिए मैंने। प्राइस सेक्शन समझ में आ गया मेरे को थोड़ा बहुत, और मेरे को ये समझ में आ गया फंडामेंटल्स में 5 रेशियोज 6 रेशियोज देख ली मैंने। इंडस्ट्री का एनालिसिस करना शुरू कर दिया। ये बहुत बेसिक है, इतना आना चाहिए, इतना तो स्टार्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस आना चाहिए। हाँ, इतना कर दिया मैंने। अब मैं क्या मार्केट से उम्मीद करूंगा? अब आप मार्केट से उम्मीद करोगे कि जो मैं अपने अमाउंट लगाया 10,000 लगाया, अब आप ये तो भूल जाओ कि मेरे को पहले स्टार्टिंग में मेरे को सीखना है, मेरे को उसको रिटर्न का नहीं करना। मेरे को जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था, मुझे 1,000 रुपये कमाना है, वो सोच गलत है। स्टार्टिंग में तो यही है कि आप जो
पैसा लगाया कैपिटल, उसको प्रॉफिट लॉस का नहीं, उसको सीखने के ऊपर, जो मैंने मार्केट में पैसा डाला है उससे मैं सीख रहा हूँ या नहीं। क्या मतलब, मैंने अगर ट्रेड मारा, मैंने ट्रेड मार दिया 10,000 में से मैंने 2,000 का एक ट्रेड ले लिया, 5 शेयर बाय कर लिए, अब मैं क्या करूँ? उसमें आप अपनी जो आप ट्रेड हुआ है जो उसको नोट करो कि आपकी गलती क्या हुई है, या अगर आपने पैसे कमाए हैं तो क्या लगातार आप ठीक कर रहे हैं। सिर्फ अभी मैंने कुछ एग्जिट नहीं किया है, लॉस या प्रॉफिट नहीं देखा, अभी मैंने बाय करके रख लिए, अब मैं क्या करूँ? आप उसकी मूवमेंट को रोज फॉलो ट्रैक करो। करो, उसकी मूवमेंट को। रोज ट्रैक करूँ कि मैं सारा दिन बैठा रहूँ? नहीं, सारा दिन बैठना, वो तो आप स्विंग ट्रेडर है तो आपको सारा दिन बैठने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आप जैसे आपने लिया है, रोज़ शाम को आगे मूवमेंट देख सकते हो। जब ऑफिस आवर्स, अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिस आवर्स के बाद आगे की मूवमेंट कैसे चली है उसकी, जो मैं सोच रहा था उसी हिसाब से मूवमेंट चल रही है, और अगर मैं जो सोच रहा था उसके अगेंस्ट चल रही है तो फिर मैं क्या गलत सोच रहा हूँ, तो उसकी मूवमेंट को ट्रैक करो। जब आपको लगने लग जाएगा हाँ कि मेरी जो सोचता हूँ 7-8 बार 10 में से 7-8 बार मेरी उसी हिसाब से चल रही है, तो आप ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं। मेरे को स्टॉप लॉस या टारगेट प्राइस किस बेस पे सेट करना चाहिए उस 2,000 की ट्रेड के ऊपर? तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे अब मेरा है फेवरेट, जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मैं इनसाइड बार का के ऊपर करता हूँ ट्रेड। अब मुझको उसके अंदर 2 कैंडल होती है, एक होती है मदर कैंडल, जैसे मान लीजिए एक बड़ी कैंडल बनी, उसका मान लीजिए लो है 90 और हाई है 100, उसको बोलती है मदर कैंडल। ओके। उसके बाद जो अगली कैंडल होती है उसको बोलते हैं बेबी कैंडल, जो उसके अंदर होती है। जैसे पहली कैपिटल कैंडल जो थी वो 90 से 100 के बीच में थी, इतनी बड़ी थी। हाँ। और दूसरी जो है वो मान लीजिए 92 to 97 हो गई, 90, हाँ, उसके अंदर होनी चाहिए। जो पहली कैंडल थी 90 to 100 के, सेकंड कैंडल जो है उसके अंदर ही होनी चाहिए, ना नीचे उसका लो ब्रेक करे ना उसका हाई ब्रेक करे, उसके अंदर हो। 91 to 99 हो गई। अब तीसरी जो कैंडल होती है, जिस तरफ भी उसका ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा, अगर ऊपर आता है 100 क्रॉस करेगा तो मेरे को वहाँ पर एंट्री करनी है, और अगर तीसरे दिन या चौथे दिन 90 को ब्रेक कर देता है तो मेरे को उसमें शॉर्ट पोजीशन ले लेनी है। ओके। तो आप अभी इनसाइड बार के बेस पे देख रहे हो कि आपकी एक बड़ी कैंडल, पहले तो आपको कितने पॉइंट की बड़ी कैंडल चाहिए ही चाहिए जिससे आप शुरू करोगे अपना एनालिसिस? जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना अच्छा है, जितनी रेंज बड़ी होगी। ये कैंडल का टाइम फ्रेम क्या होगा? 1 डे का यूज़ करता हूँ। अच्छा, पूरे दिन का? 1 डे का। पूरे दिन का अगर आपको एक बड़ा कैंडल मिल जाता है, हाँ, तो आप अगले दिन देखते हो कि मार्केट क्लोज, पहले दिन मदर कैंडल बनी, दूसरे दिन बेबी कैंडल बनी। अब मेरी जो ट्रेडिंग कैंडल होगी वो 3rd डे से स्टार्ट होती है। अगर 3rd डे पे ब्रेकआउट आ जाता है तो मैं 3rd डे करूँगा, 4th डे पे आता है तो मैं 4th। आप कोई और वैलिडेशन नहीं लोगे, कंफर्मेशन नहीं लोगे कहीं और चीज़? पहले वो तो उसके साथ बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। जैसे अगर जो आपकी ट्रेड ले रहे हो वो वाला शेयर जो है वो 50 मूविंग एवरेज से, 21 मूविंग एवरेज से, तो उससे ऊपर चल रहा हो, वो तो अलग क्राइटेरिया हो गया। लेकिन साइड बार में वैसे ये मैटर नहीं करता। मैटर जो करता है कि जो भी जिस तरह भी आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, आपने वहाँ पर पोजीशन लेनी है। और स्टॉप लॉस, जैसे अगर मान लो मैं लॉन्ग पोजीशन में जा रहा हूँ, 100 क्रॉस करेगा तो मैं वहाँ पर लूँगा। पहली कैंडल का जो हायर एंड था वो 100 था, मेरे को वहाँ पर लेनी है पोजीशन। 100 जैसे ही तीसरे दिन क्रॉस की या चौथे दिन क्रॉस की, मेरे को 100 पे एंट्री लेनी है। अब मेरा जो मदर कैंडल का लो था 90, उसको रख लेना है अपना स्टॉप लॉस, उसका जो लो था पहली कैंडल का। अब उसमें तो मेरा प्री डिफाइंड है स्टॉप लॉस, वो तो आपको सामने से। जैसे अगर मैं शॉर्ट पोजीशन ले रहा हूँ तो जैसे 90 से नीचे गया, मेरे को शॉर्ट पोजीशन, मैंने अपनी एक पोजीशन ले ली, उसका जो स्टॉप लॉस रखा वो 100, जो उसका हाई प्राइस था कैंडल का। तो आपका मदर कैंडल, आपका सपोर्ट और आपका स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस, सॉरी सिर्फ स्टॉप लॉस डिसाइड करती है। तो चाइल्ड कैंडल ने आपको कंफर्मेशन दे दी एक तरीके से कि अब आपको वेट करना है कि अगले दिन कहाँ से खुलती है मार्केट। अच्छा, अगले दिन अगर और छोटी कैंडल बनी तो वो एक तरह से कंसोलिडेट हो रहा है शेयर। तो जितना उल्टा, जितना मान लो तीसरे दिन भी उसके अंदर बनती है, चौथे दिन भी उसके अंदर बनती है, तो इसका मतलब शेयर कंसोलिडेट कर रहा है। जितना कंसोलिडेशन होगा, जब उसका ब्रेकआउट होगा, चाहे ऊपर या नीचे, वो उतना बड़ा रिटर्न देगा, उतना कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड मार पाओगे उस केस में। तो यू शुड वेट कि एक्चुअल में कैंडल अगर बनता जा रहा है छोटा, तो यू शुड वेट के ऊपर या नीचे, ये ऊपर या नीचे सबसे छोटे जो चाइल्ड होगा उसको ब्रेक करना है उसने, या जो मदर को, सबसे बड़ी जो मदर को ब्रेक करेगा, वो मदर को ब्रेक करेगा। अच्छा, 100 और 90 जब टच हो गया, क्रॉस हो गया,
तब पोजीशन लेनी। तब पोजीशन लेना है, डिपेंड नहीं कि उसने चाइल्ड जितने मर्जी बनाए, हाँ, वो उसके अंदर जितनी और वो मर्जी स्टॉप लॉस दे देगा आपको, शॉर्ट लेना है या लॉन्ग लेना है। अब इसके अंदर एक और है चीज़ कि जैसे मान लीजिए तीसरे दिन ही मार्केट खुली, मैंने तो देख लिया, स्क्रीनर लगा रखा था कौन से इनसाइड बार बनी है। अब मेरे को तीसरे दिन देखना है कि मार्केट अब खुलती, मान लीजिए मैंने 100 का रखा हुआ था, 100 से ऊपर जैसे ही जाएगा मैं पोजीशन ले लूँगा। अब कई बार क्या होता है, हमने पूरी जितनी क्वांटिटी उठानी थी उठा ली, 101 के ऊपर आगे, क्योंकि अगर क्लोज नहीं हुआ 101 के ऊपर, हमें क्लोजिंग बेसिस पे देखना होता है। और एक बारी तो 101 102 गया, उसके बाद जब क्लोज हुआ वो दोबारा 95 पे क्लोज हो गया, तो चाइल्ड कैंडल ही हुई है, वो चाइल्ड कैंडल हो गई। तो इसलिए हमें वैसे क्लोजिंग बेसिस पे, अब मेरी टेक्निक क्या है, मैं आधी पोजीशन ले लेता हूँ जैसे ही 100 क्रॉस किया, आधी पोजीशन मैंने वहाँ पर ली। अच्छा, और आधी फिर मैं लेता हूँ जब वो क्लोजिंग भी उसके ऊपर कर रहा होता है, ताकि मेरा रिस्क कम हो जाए। नहीं बट आप एंटर कर जाते हो आधी पोजीशन लेके, आधी पोजीशन के क्लोज नहीं हुआ है उसके बियॉन्ड। हाँ, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, क्योंकि जब ये ब्रेकआउट होता है ना, तो आपको घुसने का भी टाइम नहीं मिलता, 10-10 15-15% वो, क्योंकि मोमेंटम होता है उस टाइम। अब आप क्लोजिंग का वेट करोगे तो 15% तो बढ़ गया पहले ही, तो आप कब एंट्री करोगे, तब तक तो आपका टारगेट ही आ जाता है 15%। मैं एक नॉर्मल स्टॉक की बात करता हूँ, मान लो कि रिलायंस, चलो छोड़ो, कोई BSE का स्टॉक उठाते हैं। मैं अभी बताता हूँ, मेरी लास्ट थर्सडे को ही शिमारू वाला स्टॉक था, शिमारू वाला, ठीक है, वो काफ़ी 3-4 महीने से कंसोलिडेट भी कर रहा था शेयर, इनसाइड बार भी बनाया उसने। अब उसका रेंज जो थी वो 194 थी हायर एंड, और लो थी 175 मदर कैंडल की पहली, 19 पॉइंट का मिल गया, 19 पॉइंट का। दूसरे दिन उसकी अंदर बेबी कैंडल बनी, वो बनी 179 से 192 ऐसे कुछ बनी, 13 पॉइंट हो गए। हाँ। तीसरे दिन जब वो ब्रेकआउट हुआ, अगर मैं क्लोजिंग का उसका वेट करता कि 194 से उसके ऊपर की क्लोजिंग आए, तो उस दिन तो उसका 20% अपर सर्किट ही लग गया, तो मैं पोजीशन कब लेता। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले 194 जो उसका अपर एंड है उसको वो क्रॉस किया तो 50% पोजीशन बना ली, चाहे वो तीसरे दिन सुबह 11 बजे ही हो जाए, चाहे 9:15 ही हो जाए, खुलते ही मार्केट हो जाए, मैं आधी पोजीशन मैंने बना ली 50%। मान लो कि आपने 50,000 रुपये डाल दिए लाख में से। हाँ, अब अब उसकी मैं क्लोजिंग की वेट करूंगा। ठीक है, मान लो कि क्लोजिंग चाइल्ड कैंडल ने बना दिया, मतलब क्लोजिंग में वो चाइल्ड कैंडल बन गई, तो ऊपर 194 था, उसके ऊपर ही क्लोज हुई, मान लो 199 पे क्लोज। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, चाइल्ड कैंडल बन गई। अच्छा, वो चाइल्ड कैंडल बनी, वो क्रॉस नहीं किया, 180 पे रुक गई, तो मैंने वो 50% ही जो वो क्वांटिटी ले रखी है उसको रखा, एग्जिट नहीं किया। उसका स्टॉप लॉस तो मेरा जो लोअर एंड था 175 जो था, जब तक उसका नीचे वो नहीं करता, ब्रेक डाउन नहीं करता, तब तक मैं उसको पोजीशन को रखूँ। आप इतना रिस्क लेने को ओके हो, क्योंकि व्हेन यू आर सीइंग के मार्केट, क्योंकि ये स्ट्रेटजी ऐसी है ना, क्योंकि इसमें बहुत तेज मोमेंटम आता है, मैं वो शेयर्स ही वही पिक करता हूँ जिसमें मोमेंटम है, क्योंकि मेरा मार्जिन में इंटरेस्ट भी जा रहा है, तो मेरे को लेने ही वो शेयर है जिसमें मोमेंटम हो। अगर वो स्टक हो गए तो मेरा तो इंटरेस्ट जाता रहेगा, कंसोलिडेट हो रहा है 3-3 4-4 महीने, मैं तो 3-4 महीने बिना बात के इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। आप इन्वेस्टर नहीं बन सकते MTF के साथ। MTF के साथ इन्वेस्टर नहीं बन सकते। हाँ, दिन में कितने ट्रेड लेते हो आप, उस हिसाब से देखा जाए, या हफ्ते में कितने ट्रेड लेते हो? हफ्ते में मैं 10-15 ट्रेड तो ले ही लेता हूँ। 10-15 ट्रेड, ये कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं? ये ज़्यादा हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि पहले तो सब कुछ चार्ट पे एक एक चीज़ देखनी पड़ती थी, अब तो एक प्राइस मूवमेंट देख के ही अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, कैसे पता लगता है कि कौन से स्टॉक का ही इनसाइड बार देखना है? वो तो उसके स्क्रीनर भी होते हैं, मैंने एक स्क्रीनर लगा रखा है अपना, स्क्रीनर पे एक रात पहले देख लेता हूँ किन किन स्टॉक में इनसाइड बार बना है। ऐसे पता लग जाता है इनसाइड बार? हाँ, आप इनसाइड बार डालो, वो स्क्रीनर के अंदर आ जाएगा, उसके बाद आपने रात को रिसर्च किए कि किन किन स्टॉक में इनसाइड बार बना है। मान लो कि 10 में निकला है, उसमें मैंने वॉच लिस्ट में लगाए, और जो मुझे पता है कि ये फंडामेंटली भी ठीक है, उनको अलग से एक वॉच लिस्ट में लगा लिया। मान लो 5। हाँ, उनके चार्ट देखे, जिसका सबसे बढ़िया सेटअप लग रहा है। कोई एक चुनोगे? एक नहीं चुनूंगा मैं, 2-4 उसमें नज़र में रखता हूँ। ठीक है, 2-4 उसमें नज़र में रखा, अगले दिन जब मार्केट खुलती है, और जितना अच्छा रहता है, अगर मैं लॉन्ग साइड पे हूँ, मान लो मैं लॉन्ग साइड पे हूँ, तो जितना बेस बॉटम पे बन रहा है उतना अच्छा चांस है, और जो अपने हाई एंड पे बन रहे हैं, मान लो ऑल टाइम ब्रेकआउट पे हैं, उतना रिस्क हो जाता है। थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको। उसका जैसे मान लो कोई शेयर जो है
अपने मूविंग एवरेज से तो ऊपर है 50-20, ठीक ठीक। मूविंग एवरेज से ऊपर है। लेकिन अभी मार्केट चाहे ऊपर है लेकिन वो स्टॉक इतना चला हुआ नहीं है। अच्छा, चला हुआ नहीं चला हुआ मतलब जैसे मार्केट तो मान लो अभी ऑल टाइम हाई पे है, वो स्टॉक अपने 52 वीक हाई से अभी दूर है, उस हिसाब से उस हिसाब से दूर है, इतना चला हुआ नहीं है। जैसे अभी अवंती फीड्स था, ये पीछे 10-15 दिन पहले मैंने ट्रेड लिया था, उसमें ऐसा ही था, मार्केट पूरी चली हुई है, वो कंसोलिडेट कर रहा था काफ़ी टाइम से, 3-4 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, उसमें इनसाइड बार का ब्रेकआउट आया। मुझे पता था ये स्टॉक पहले नहीं चला, इतने टाइम के कंसोलिडेट बाद इनसाइड बार का ब्रेकआउट आया, उसमें मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी ली। इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंट थे आप, श्योर थे ऑलमोस्ट? खैर इनसाइड बार में जो ऐसी स्ट्रेटजी है ना, आप 80-90% इसकी एक्यूरेसी है अगर आप इसमें प्रैक्टिस करें। कब नहीं चलती है ये अगर मार्केट साइडवेज है। अच्छा, मार्केट अगर साइडवेज हो जाती है तो उसमें स्टॉक से बहुत कम मिलेंगे स्क्रीनर्स में? हाँ, स्टॉक भी कम मिलेंगे और शेयर में मोमेंटम ही नहीं आता, मार्केट में मोमेंटम नहीं है तो वो शेयर में मोमेंटम नहीं आता। ये ऑप्शंस पे हो सकती है? ऑप्शन में नहीं हो सकता, ऑप्शन में ओके, फ्यूचर में कर सकते हैं आप। तो स्टॉक पे किए, इनसाइड बार लगाया, वैल्यू देखा, फंडामेंटल चेक किए हुए थे आपने पहले से ही, एंड देन यू एंटर। एंड हफ्ते के आप कह रहे हो 10-15 ट्रेड हो जाते हैं, ये क्या आप रिस्क रिवॉर्ड पे चलते हो या प्रोबेबिलिटी पे? पहले तो मैंने अपना रिटर्न का माइंड में बना रखा है, जितना मेरी कैपिटल लग रही है मेरे को मंथली 3-4% निकालना है। महीने की आप 40 ट्रेड मार रहे हो, 40-50, तो उसमें आपको 3-4% में बात करते हो या पैसों में? परसेंट में, मैं परसेंट में। तो मेरी कैपिटल जैसे है, मैंने 20 लाख कैश में डाला हुआ है, 10 लाख मार्जिन के लिए रखा हुआ है, तो 10 लाख, हाँ 10 लाख की मार्जिन पे मुझे 30 लाख के लिवरेज मिल जाती है, मतलब कि वो 30 लाख वो हो गए और 20 लाख मेरी कैश, 50 लाख हो। और मुझे है कि 3 से 4% मंथली निकालना है, तो 1.5 से 2 लाख रुपए मुझे निकालना है। अच्छा, मैंने अपना ये टारगेट रखा होता है। कुछ बताओ कि कौन से महीने बहुत अच्छे गए हैं, कौन से महीने में मुश्किल हो गई एमटीएफ की वजह से? पिछले पूरे साल में सिर्फ एक अक्टूबर का मंथ है जो मेरा नेगेटिव में 5-7 हज़ार रुपये लॉस था, नहीं तो मेरा हर महीने पूरे 11 महीने, 11 तो नहीं है जनवरी तक अब, तो हर महीने वही 1.5 से 2 लाख रुपये। ये आपने जो पीएनएल वेरीफाई करवाया होगा, आपने मंथ टू मंथ वेरीफाई करवाया है ये चीज़ में? नहीं, मंथ टू मंथ नहीं करवाया। ओवरऑल ईयर का क्या? ओवरऑल ईयर का आपका कितना परसेंटेज था? ओवरऑल का आप लगा लीजिए 15 लाख अराउंड हो गया है ये अब जनवरी तक। परसेंट मतलब कितना परसेंट आपने पूरे साल में निकाला होगा? 30-35%? वही एवरेज वही है 4% की। अच्छा, 40-50% हो गया था हाँ साल का है? हाँ, आराम से। ओके, जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा तो आप लिवरेज भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये लिवरेज का एमटीएफ में ये दिक्कत आ जाती है, अब जैसे जितनी मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी वो मार्जिन जो ब्रोकर है वो कम कर देता है। अच्छा, जैसे अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो जो हमें 3x 4x लीवरेज मिल रही थी अब वो 2x मिल। वो आपका अपना ब्याज ही बढ़ाते हो? नहीं, वो ब्याज नहीं बढ़ाते कि भाई ले लो कैपिटल, ब्याज बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं, ब्याज नहीं बढ़ाते अभी। एक्चुअली में ये ब्रोकर की गाइडलाइंस नहीं, ये एक्सचेंज लेवल से आता है, तो एक्सचेंज लेवल पे जो गाइडलाइन है वो ऐसा भी होता, ऐसा तो है ही कि खैर स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है कि कितना कितना कर सकते हैं। निफ्टी 50 वाले हैं उसमें लिवरेज ज़्यादा मिल जाती है, जितने स्मॉल कैप आएंगे उतने लिवरेज कम है। अच्छा, एमटीएफ किसको यूज़ नहीं करना चाहिए? जो मार्केट में नए हैं, मार्केट में नए हैं, जिनको लगता है कि मेरे पास 5,000 हैं, 25,000 का हो जाएगा, मैं कर लेता हूँ, और अगर 10% भी हुआ तो 2,500 हो गया, 50% कैपिटल गया उसका, वो दिक्कत आ जाती है। ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से रेगुलरली आपने कब से शुरू कर दिया यूज़ करना? 2020 से स्टार्ट कर दिया था। आपको 3-4 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए? ये मैं जब कोरोना में मार्केट गिरी थी तब भी मैंने मार्जिन पे उठाए थे। रिलायंस जैसे मैं लगातार थोड़े थोड़े एक्यूमुलेट कर लेते, 800 तक गिर गया था रिलायंस कोरोना में, तो मैंने वहाँ पर, क्योंकि मेरे को पता था कि मार्केट तो यहाँ से उठनी ही है, मेरे पास कैपिटल इतनी नहीं थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा मार्जिन पे लेता गया। अच्छा, कैपिटल को तो शुरू में तो प्रॉब्लम रहता ही है, तो उसमें भी कमाए थे। अच्छा, लेकिन अब तो बिल्कुल एक सेटल हो गया मार्जिन में। तो इनसाइड बार यूज़ करते हुए कितना समय हो गया? इनसाइड बार करते हुए मेरे को 2 साल हो गए। ये प्रॉपर यही स्ट्रेटजी है थ्रू आउट? वो भी है, बाकी तो जो कैश में है वहाँ पर तो वो चलता ही है फंडामेंटल का, कि आपका अंडर वैल्यूड स्टॉक चल रहा है, तो वो तो अभी भी स्ट्रेटजी रखी है। कैसे कैपिटल को कैसे मैनेज करते हो? सैलरी आ रही है आपकी, एक कैश रखा हुआ है आपने, इन ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी आती है? मैं ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट होता है वो ट्रेडिंग के अंदर ही लगाता हूँ।
ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकालता नहीं हूँ, उसको वो ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ाता जा रहा हूँ। ओके, कितना से शुरू किया, मतलब 2 साल पहले कितना था, आज कितना है ट्रेडिंग कैपिटल? 2 साल, वो बीच में जो मेरे पास 30 लाख की कैपिटल थी, फिर उसके बाद ये जो 10 लाख ये अडानी में गए, वो दोबारा से 20 लाख पे पहुँच गया। अब दोबारा से लगभग 48 लाख हो गई है कैपिटल ट्रेडिंग। और उसमें से आप कितना एमटीएफ के लिए रखते हो? 10 लाख। हाँ, तो 30 लाख आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हो और 10 लाख अलग से, और 30 लाख हमेशा डिप्लॉयड रहता है ये वाला? नहीं, हमेशा डिप्लॉयड नहीं रहता, क्योंकि मार्केट में कभी भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो 10-20% तो फिर भी कैश हमेशा अपने। तो 20-25 लाख हमेशा पड़ा रहता है ट्रेडेड पे, और 5-10 लाख आप रखते हो, और 10 लाख आपने एमटीएफ के लिए भी रखा हो, तो MTF के 30 लिए। लाख 40 लाख वहाँ से भी उठा लेते 30 लाख की मेरी MTF की हो जाती है, 10 लाख मैंने रखा हुआ है MTF के लिए, तो 30 लाख वो हो गया, 30 लाख वो हो 30 गया, हो गया। 30 लाख। 60 लाख तक का आपका चला जाता है, उसमें से भी मान लो कुछ पैसे आप फिर भी रखते हो बाहर। और इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कितना रखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, अभी यही है। ऐसा पोर्टफोलियो रखा ही नहीं हुआ सारा, अभी आपने स्विंग ट्रेडिंग पे जोर डाला होगा। स्विंग ट्रेडिंग पे जोर डाला हो। ओके ओके। और ओके, स्टॉक्स पे चल रहे हो, तो उस मामले में जैसे अभी एकदम से कंसोलिडेशन हो रहा है, काफ़ी गिरा मार्केट पिछले हफ्ते, आपके ऊपर इम्पैक्ट कैसे आया उसका? मेरा उसमें इनसाइड बार से मार्केट का कोई लेना देना नहीं। अब थर्सडे की मार्केट है, मार्केट गिरी है, मेरा शेमारू जो है वो 20% बढ़ा है मार्केट से उसका, क्योंकि इनसाइड बार का आपका मार्केट से लेना देना नहीं, तो वो इंडिविजुअल स्टॉक में कितना मोमेंटम है। बट वो आपको आपने मुझे स्टॉप लॉस तो बता दिया, लेकिन आपका टारगेट प्राइस, क्योंकि आपने आपका टारगेट प्राइस डिफाइन करता है आपका एग्जिट, आप टाइम डिफाइन नहीं कर रहे हो कि मैं कितने समय में निकलूंगा। तो मान लो अगर आपने बीएससी को 15 दिन पहले ख़रीदा होता एक्स्ट्रा वॉल्यूम में, या 20 दिन में, या बना के रखा हुआ होता, और बीएससी गिरा है पिछले कुछ दिनों में, अभी थोड़ा रुक गया है गिरना, 2300 से 2100 पे आ गया था, तो अगर ये स्टॉक में आप होते तो आपका तो अभी लॉस पे बैठे होते फिर। अब जैसे अभी सरकारी शेयर थे सारे, अब वो पता है कि पूरा एक वो भी देखना पड़ता है ना, आपका पूरा सेक्टर क्या कर रहा है। अब सरकारी शेयर जितने भी हैं वो डबल ट्रिपल हो गए, और मैं अगर 10-20% में बुक कर लूँ तो दिमाग में वही रहता है। तो आपको सेक्टर भी देखना पड़ता है कि पूरा का पूरा सेक्टर कैसे चल रहा है। अब जैसे मेरे पास पीछे IRFC था, अब वहाँ पर मैंने ये इसी में लिया था, पोजीशन ली थी MTF में, मैंने 32 के अराउंड लिया, और उसमें पोजीशन 20,000 शेयर लिए मैंने MTF में, उसमें 20,000 शेयर लिए। अब वो 2 दिन के अंदर ही, दोनों दिन 20% ऐसे कुछ बढ़ा, पहले 2 दिन ही 40% मुझे मिल गया। अब मैंने वहाँ पर कुछ पोजीशन एग्जिट की, लेकिन अब पता है पूरा का पूरा आप रेलवे थीम है, वो पूरा का पूरा थीम ही चल रही है, तो आप एकदम से हर स्टॉक को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। अब वहाँ पर पता है कि अगर सारे के सारे 100% रिटर्न दे रहे तो ये 50% देगा, 40% देगा, तो आप इतनी जल्दी नहीं निकल सकते। तो पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर लो आप उसमें स्ट्रेटजी। और कुछ शेयर ऐसे होते हैं, अब लंबे कंसोलिडेशन के बाद कोई शेयर निकल रहा है, 6-8 महीने कंसोलिडेट किया, वहाँ पर आप 5% 8% में नहीं निकलोगे, क्योंकि उसने इतना टाइम बिताया, वो रिटर्न भी फिर उतना ही देगा। अब टाइम आ गया निकालने का पैसा, अब आप नहीं निकल सकते। लेकिन एक शेयर ऐसे है 5% अभी चला, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर वो पता है अब 5-7% 1-2 दिन में ही मिल गया, तो थोड़ा पार्ट बुकिंग कर लो 5-7% में, क्योंकि ये पीछे चल के भी आ रहा है। तो आपको ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, वो एक्सपीरियंस के साथ ही आ जाता है। ये थोड़ा साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है, साइकोलॉजी पे भी करते हैं इस तरह से। ओके, सो 2020 से आप इसको सीरियसली कर रहे हो? 2020 से बिल्कुल। एक्चुअली मेरी लाइफ में ना 2021 साल है, वो बहुत मैटर करता है। मेरी लाइफ चेंजिंग ईयर ही वही है, क्योंकि 2019 में मेरे फादर की जब डेथ हुई। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद सिर्फ मेरी मदर थी जिनसे मैं आज भी बहुत प्यार करता हूँ, चाहे वो नहीं है। 2021 में अप्रैल का महीना था, उस टाइम कोरोना आया। 4 अप्रैल को जो मेरी अब वाइफ है, वो उस टाइम हमें घर में देखने आए थे, घर में देखने आए हैं। 7-8 तारीख को फ़ोन पे बात हुई है, दोनों की तरफ से हाँ हो गया, और अगले वीक उन्होंने बुलाया कि आप हमारे घर आ जाइए। इधर से उसी दिन मेरी मदर को फीवर हो गया। 1-2 दिन बाद पता चला वो तो कोरोना है। अब हमने उधर जाने का किया हुआ है, चलो कैंसिल कर दिया उसको। मदर मेरी हॉस्पिटलाइज हो गई। इधर से हमें
मैं और मेरा छोटा भाई, हम 2 ही ब्रदर है, वो हम दोनों को भी कोरोना हो गया, द होल फैमिली इज अफेक्टेड। होल फैमिली। अब मदर हॉस्पिटलाइज्ड है, मुझे भी कोरोना है लेकिन और कोई है नहीं, मुझे भी हॉस्पिटल जाना पड़ता था। और मदर के मैं इतना क्लोज था कि उनके, मेरी पूरी दुनिया ही वही थी, मेरी मदर। अब 22 अप्रैल को मेरी मदर एक्सपायर हो गई और मेरे लिए तो ऐसा लगा कि दुनिया ही ख़त्म हो गई। विद इन 10-12 days। 10-12 days। उधर से छोटा भाई घर पे अकेला है, उसको भी कोरोना है। तो मेरा माइंडसेट ऐसे हो रखा था कि करूं तो क्या करूं। लेकिन ये है, उस टाइम मेरी सिस्टर हैं, सारिका नाम है उसका, तो उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की, सारा कुछ उन्होंने ही। मेरी ताई जी हैं, उन्होंने खाने का, मेरी सिस्टर ने खाने का, बाकी भी पूरा जितना सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने सपोर्ट किया। जो मेरी ये अब वाइफ हैं, उस टाइम तो सिर्फ एक बार ही मिली थी वो, जो हमारे घर आई थी, लेकिन वो भी मेरे को डेली फ़ोन करती थी कि कैसे हो, ठीक है, कोरोना की क्या रिपोर्ट आई है, अब क्या है। डेली मेरे फादर इन लॉ जो है उस टाइम भी डेली मेरे को फ़ोन करते थे कैसे चल रहा है। तो इनके सपोर्ट से थोड़ा बहुत मैं उबरने लगा। लेकिन छोटे भाई, जब तक उसका कोरोना ठीक नहीं होता तब तक बहुत टेंशन थी। फिर इतने टेंशन में मैं तो ऐसे जैसे डिप्रेशन में जाने लगा। उस टाइम मैंने मार्केट को अपना कि इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत नेगेटिव माइंडसेट में चला गया था मैं, तो वो डिप्रेशन से बाहर निकलने मैंने मार्केट को एक ज़रिया बनाया। 15-15, 16-16 घंटे दिन भर सिर्फ ट्रेडिंग में, क्या चल रहा है मार्केट में, चार्ट देख रहा हूँ, बस इसी में। तो उस टाइम जो वो ट्रेडिंग का वो हुआ ना, और जो वो मेरे इमोशंस थे, जैसे मैं पहले ट्रेडिंग 2016-17 में करता था, 2-3 हज़ार प्रॉफिट कमाता, तो इतनी खुशी होती थी कि 2000 प्रॉफिट मिल गया। और आज मैं महीने के 4 लाख भी कमा लेता हूँ, तो ऐसी कुछ, क्योंकि वो इमोशंस जो थे ना, ग्रीड, फियर, वो सब निकल गए। वो जो लाइफ चेंजिंग वो साल था ना, वो उसने मेरा पूरी ज़िंदगी बदल दी। ये जो महीना था अप्रैल का, आपको खुद को कोविड था, आप अपनी मदर को ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे थे, शी इज़ ऑल्सो अफेक्टेड, एंड योर ब्रदर ऑल्सो हैड कोरोना। तो इतना कुछ ज़िंदगी में एकदम से हो गया, एंड देन आफ्टर, उसके बाद हैंडल करना अपने आप को। फिर आपका कोविड खुद कब ठीक हुआ? हमारा आई थी मई एंड में रिपोर्ट आई थी, अच्छा, नेगेटिव की। हमारा यू एंड योर ब्रदर बोथ ओके, एंड देन योर सिस्टर काइंड ऑफ हेल्प्ड यू। हाँ, सिस्टर, एक आंटी है हमारी, ताई जी हैं, उन्होंने हेल्प किया। योर 2 किड्स, आपकी एज क्या थी तब 2021 में? 2021 में मेरी थी 32। ओके, नॉट किड्स बट स्टिल यू आर नॉट दैट ओल्ड, यू आर स्टिल यंग, 30-32 साल के। एंड योर ब्रदर वाज एट दैट पॉइंट टाइम? उसकी 26। ओके, तो 25-30 साल के 2 लड़के जिनके साथ इतना कुछ हो रहा है लाइफ में, बट यू डिड नॉट पुट दिस नेगेटिव थिंग इनटू डिप्रेशन। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम आपने अपना फोकस, जो कि बहुत इजीली नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता था, डिप्रेशन में जा सकता था, बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं व्हेन दे फील के सब कुछ ख़त्म हो गया है दुनिया से, अब किसके लिए जीऊँ एंड ऑल दैट। एंड वो गलत नहीं होता, इंसानी फितरत है। लेकिन बहुत कम स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं जो कि जानबूझ के स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहते थे, इस कारण से वो बनना पड़ता है उनको, और फिर वो निकल के आते हैं। यू पुट योर एनर्जी इनटू एनीथिंग इन लाइफ विच इज़ प्रोडक्टिव, एंड इन योर केस आपने ट्रेडिंग। एक्चुअली में उस टाइम मुझे मेरे जो बॉस हैं, अश्विनी सर है, उनका भी पूरा सपोर्ट मिला। वो मेरे को एडवांस में सैलरी, कोई Really? काम नहीं दे रहे ऑफिस का, लेकिन सैलरी एडवांस में दे रहे हैं। उस टाइम पे तो कोविड टाइम पे लोग कम दे रहे थे सैलरीज, नहीं, मेरे को एडवांस में सैलरी भेज रहे थे, और कोई काम नहीं दे रहे थे ऑफिस का। उनकी तरफ से सपोर्ट मिला। मेरा एक फ्रेंड है, उसका पूरा सपोर्ट मिला। फ्रेंड है मेरा, उसको जब मम्मी के संस्कार के लिए लेके जाना था, अब कोरोना में आपको पता ही है, कोई बाहर नहीं जाना चाहता। वो जिद करके, नहीं मैं चलूँगा साथ, मैं चलूँगा, उसको अपनी जान की वो नहीं है। तो फ्रेंड भी मेरे, मतलब बाहर से मेरे को पूरा सपोर्ट मिला है, फैमिली वालों ने भी सपोर्ट किया। लेकिन ये था, आपका खुद का ही माइंडसेट ऐसा नेगेटिव हो जाता है ना, बाकी सारे हेल्प कर भी रहे हैं लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता उस टाइम।
आप हो ही नहीं यार समझने के माइंडसेट में। तो जिससे आपको सबसे ज़्यादा लगा वो, और बिल्कुल शादी का टाइम आया हुआ है। व्हाट्स द एज? उन मम्मा की एज क्या थी? 62। जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल ठीक, कुछ भी नहीं था और बिल्कुल ठीक ठाक थे। बस वो तो शादी की हाँ हुई है, वो तो खुशी में थे, और उसी टाइम ही उसी दिन ही कोरोना हो गया जिस दिन हाँ हुई है। तो आपकी आगे चल के नवंबर में शादी हो गई। आप आई एम अज्यूमिंग आप कह रहे हो कि आप थ्रू आउट चार्ट्स देख रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो 5-6 मैंने महीना। अपनी वाइफ को पहले ही बता रखा था कि मैं ऐसे ट्रेडिंग करता हूँ, जॉब करता हूँ और ये ट्रेडिंग, तो उसको पहले से ही सब कुछ पता था। मेरे फादर इन लोगों को सब कुछ पता है, तो वो गवर्नमेंट रिटायर्ड सर्विस से रिटायर्ड है। तो फिर जब शादी हो गई उसके बाद मैं ट्रेडिंग में लगा हूँ, तो मेरी वाइफ ने सपोर्ट किया, क्योंकि वो भी देखती थी किस कि तरह जो से? उस वो भी देखती थी जब मैं ट्रेडिंग में होता हूँ तो मेरा थोड़ा सा बिहेवियर अलग अलग है, होता है। मैं थोड़ा सा हाँ रिलैक्स होता हूँ। अच्छा, रिलैक्स हो? रिलैक्स होता हूँ ट्रेडिंग। ज़्यादातर लोग थोड़े वाइल्ड बन जाते हैं नहीं। जब ट्रेडिंग करने होता है। एक्चुअली मैं जब मैं ट्रेडिंग में होता हूँ ना तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, मैं उस तरफ हूँ, मेरे को और कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं उस तरफ हूँ, रिलैक्स हूँ। और जब मैं अकेले में बैठा होता था, जब ट्रेडिंग आवर्स ख़त्म हो गए तो मैं बैठा हूँ तो मेरे को सब पुरानी बातें दिमाग में चल रही हैं, ये चल रही है। वो देखती थी कि जब ये ट्रेडिंग के टाइम में होता है तो अच्छा खासा ठीक बैठा होता है, तो वो भी सपोर्ट करती थी। शाम के टाइम ना अपने अभी बात छेड़ देती थी, आज क्या हुआ, आज मार्केट में क्या हुआ। इवन इफ शी हैज़ नो इंटरेस्ट और मे बी सी तो कुछ ABC भी नहीं पता, समझ भी नहीं आ रहा होगा, बट फिर भी जस्ट टू कीप यू इन देयर जोन। तो मैं आज भी समझता हूँ कि उसने मेरे से उस टाइम कैसे बाहर निकाला है मुझे। उसको कुछ ABC नहीं पता शेयर्स की, लेकिन बस वो है बात छेड़ूँ, वो थोड़ा सा वो कन्वर्सेशन करेगा, थोड़ा माइंड उसका भी वो होगा, डाइवर्ट होगा, तो बस। सो दिस इज 21, फिर 22, फिर 23, एंड बीच में वो अदानी का सागा। आपका प्रॉफिटेबल कोई सीक्वेंस था जो कि आपने स्विंग में लिया और आपको वाह इतना सारा प्रॉफिट निकाल लिया मैंने ट्रेडिंग के अंदर, मेरा अभी सितंबर के अंदर 4 लाख का प्रॉफिट था एक मंथ का? ओके। और पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से अब तक सिर्फ एक अक्टूबर का मंथ है जो मेरा 5,000 पे शायद लॉस था, 5500। बाकी मेरा 1.5 लाख 2 लाख। क्या किया था अक्टूबर में आपने ऐसा? या अक्टूबर में मार्केट ही momentum? बिल्कुल साइडवेज थी, अच्छा, मार्केट में अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। अच्छा सॉरी, जो प्रॉफिटेबल मंथ था आपका उसमें ऐसा क्या किया आपने? उसके अंदर तो 4 लाख वाला? हाँ, जो सारी पोजीशन ले रखी थी अपने अभी किस्मत से वो सारी चल पड़े। एक्चुअली में रेलवे थीम के भी मेरे पास 2 स्टॉक थे। ओके। हाँ, रेलवे ने बहुत रेलवे किया। IRFC उसमें था उस टाइम पोर्टफोलियो में। क्या होल्डिंग पीरियड रखा इनका कि इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया? एक्चुअली मैंने ऐसे कुछ सोच के तो रखा नहीं था, क्योंकि वो इनसाइड बार का ब्रेकआउट हुआ तो मैं वो जनरली इनसाइड बार का जो होता है हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है, और वो तो उसमें ऐसा हुआ कि रोज़ ही सर्किट लग रहे, अपर सर्किट लग रहे, तो वो थोड़ा उम्मीद से हाँ, तो वो उस महीने में डबल हो गई जो जनरली जो हो रहा था प्रॉफिट। स्विंग ट्रेडिंग में अगर थोड़ी सी पोजीशन लॉन्ग इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन बन जाती है 2-3 महीने की, तो उस केस में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में कुछ नहीं दिख रहा होता, बट एकदम से ही ऐसी चीज़ें, ऐसे रिजल्ट आ जाते हैं, ऐसे मूवमेंट्स आ जाती हैं जो कि सारा कसर निकाल देता है उस वेट पीरियड का रिजल्ट के रूप में। नए नए मार्केट में आते हैं ना, वो वहीं पर ही लैग करते हैं। जब मार्केट कोई शेयर कंसोलिडेट हो रहा होता है, वो उस टाइम सोचते हैं कि कुछ तो इसमें मिल नहीं रहा, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे जो दूसरा चल रहा है ना उसमें घुस जाओ, उसमें टॉप में घुस जाते हैं, और ये कंसोलिडेट दे के जब निकलते हैं वो ब्रेकआउट देता है, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। सबसे बड़ी गलती तो यही होती है, जबकि जब कंसोलिडेट कर रहा होता है उसमें बने रहना चाहिए कि कोई तो मूव देगा, चाहे नीचे चाहे ऊपर, आपको दोनों में से कहीं तो मिलेगा मूव। नहीं, हम वही बात कर रहे थे, जब कि जो बंदा सीख के आ रहा है, तो जब स्टॉक में एंट्री ही उस बेस पे किया जब पता है कि ये सब कुछ सही है, जो उसने सीखा उसके बेस पे एंटर किया, उस स्टॉक में पड़े रहना ही एक अपने आप में ट्रेनिंग है। अगर जल्दी निकल लिए, इससे निकाल के उसमें डाल दिया, फिर उसमें कुछ नहीं दिया, अरे छोड़ो इसमें निकाल दिया, ब्रोकर को ब्रोकरेज दे जा रहे हैं। आज जो आप ट्रेडिंग करते हो, व्हाइल यू वर्किंग, आप काम करते हो, आपकी जॉब है, आप CS हो, कंपनी सेक्रेटरी, तो किस तरह से सॉर्ट ऑफ मैनेज पैसिवली यू थिंक ये चीज़ हो सकती है? पैसिवली हो तो सकती है, लेकिन एक जो पूरा मार्केट का एनालाइज होता है ना,
पूरे माइक्रो लेवल पे भी, माइक्रो लेवल पे भी। अगर आप उसको ट्रैक नहीं करोगे तो आपसे बहुत चीज़ें छूट जाएंगी। और जैसे मैं अब इनसाइड बार लगा के रखता हूँ स्क्रीनर पे, अब उसका मूवमेंट आए, कोई क्रॉस किया, अगर मैं नहीं देख रहा मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। तो मैं वॉच लिस्ट में लगा के रखता हूँ, उसको अलर्ट लगा के रखता हूँ कि बाई चांस मेरे से मिस हो जाए तो मैसेज मेल पे भी आता है, उसका SMS भी आता है। SMS भी आता है। तो फिर मेरे हिसाब से तो पूरा दिन अगर आप दोगे तो उतना ही फ़ायदा है, पूरा आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है पर स्विंग ट्रेडर के लिए पूरा दिन कहाँ पे देना है? अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में। अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में। अच्छा अच्छा। आपको अपने जो पोजीशन ले ली उसको बार बार नहीं देखना, लेकिन अपॉर्चुनिटी मार्केट में कब मिल जाए। 3 बजे के बाद एकदम से वॉल्यूम आ जाता है मार्केट में, 3 से 3:30 के बीच में जो वॉल्यूम आता है उसमें बहुत सारे ब्रेकआउट निकलते हैं। तो उसके लिए यू सेइंग कि जॉब हो सकती है, बट इट्स आइडियली इन आइडियल वर्ल्ड फुल टाइम देना भी एक गुड ऑप्शन है। बट कुछ सालों के बाद जब आपके एक कैपिटल होनी चाहिए। ट्रेडिंग में सिंपल कॉन्सेप्ट है, पैसे से पैसा बनाना है, बट उसमें इनपुट भी पैसा है, आउटपुट भी पैसा है, और इनपुट पैसा जितना ज़्यादा होगा उतना भी आउटपुट की कैपेसिटी ज़्यादा बन सकती है। आपकी नज़र में आपके पास कितना कैपिटल का टारगेट आप सोचा नहीं हो शायद, पर अगर आप सोचे कि व्हाट इज़ योर इतना आइडियल कैपिटल हो तो लाइफ थोड़ी सी फिर टेंशन फ्री है। जैसे मैं सोचता हूँ मंथली रिटर्न 3 से 4%, आइडियली 3 से 5% सोच रखा है कि इतना निकालूँ, होता 3 से 4 ही है, स्टैंडर्ड तो हाई रखते हैं। तो अगर मैं सोचता हूँ कि 1 करोड़ कैपिटल हो, हाँ, तो 3 से 4 लाख रुपए मंथली निकाला जा सकता है। ओके, बट डोंट यू थिंक ये अगर जितना बड़ा कैपिटल होगा आपका, बेस तो कम हो ही जाता है, उतना रिटर्न नहीं आ पाता जितना बड़ा हो जाता है। उतनी आपकी साइकोलॉजी भी तो हिलती है ना कि यार थोड़ा कम ही आ जाए, लॉस बड़ा ना हो, कैपिटल को टच नहीं करना चाहिए, कैपिटल प्रिजर्व करना भी एक इम्पोर्टेंट। 360 लाख से तो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो उसमें तो वरन। बट अगर आप मान लो कि मैं तो कह रहा हूँ कि 2 महीने बाद आपका 1 करोड़ कैपिटल हो जाए, लेट्स से, जब भी होता है, MTF को तब यूज़ कर पाओगे इतने खुले तरीके से? तब मैं उसको कम कर दूंगा। उसकी जितनी मैं अभी रखा हुआ है, जैसे मैं अपने कैपिटल का 33% यूज़ करता हूँ MTF में, तो शायद मैं उसको 15%, 20% कर दूंगा और 80% कैश में करूँगा। लालच नहीं बढ़ेगा कि मैं यार अभी मान लो कि मैं 5 करोड़ के कैपिटल पे हूँ और 2 करोड़ मैं MTF के लिए यूज़ कर लेता हूँ, तो मेरे को 6 करोड़ और मिल जाएगा, तो 8 और 4 12 करोड़ हो जाएगा। उसका एक नुकसान भी होता है ना, MTF में आपको लगता है मेरा इंटरेस्ट जा रहा है, तो आप छोटे प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं, 10% 20% रिटर्न में भी बुक कर लेते हैं आप। लेकिन जब कैश में पड़ा होता है ना, तो आप राइड करते हो लंबा। अब मेरे पास BSC था, उसके अंदर मेरे पास MTF में पोजीशन थी और कैश में भी थी। MTF के अंदर मैंने 600 का लिया और 800 850 के बीच में मैंने बुक कर लिया, और कैश का मेरे पास 600 का बड़ा वो भी, और वो मैंने जाके बुक किया था 1900 के अराउंड। तो उसको राइड भी कर सकते हैं ना। फेयर। तो MTF का इस्तेमाल तब तक ही करना चाहिए कि पहले आपके पास थोड़ा मिनिमम हो कैपिटल, और एक मैक्सिमम लिमिट भी होनी चाहिए कि धीरे धीरे जब आपका कैपिटल बढ़ता जाए तो आपको MTF का फैसिलिटी कम यूज़ करना चाहिए। और MTF तभी करें जब आप पहले थोड़ी नॉलेज गेन करके आ चुके हैं, कैश में ट्रेडिंग पहले कर चुके हैं। सीधा MTF में ना है, पहले कैश से शुरुआत करके फिर MTF में है, उल्टा ना। ये ऐसी तलवार है जिसका हैंडल बीच में है, आप इधर भी मार सकते हैं और इधर भी मार सकते हैं। ये आपका एकदम से कैपिटल बढ़ेगा भी, रिटर्न भी है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से फ्यूचर ट्रेडिंग से ये बेटर है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही जा रहा है ना, लेकिन कम से कम क्वांटिटी, आपका रिस्क मैनेजमेंट तो आपके हाथ में है। उसमें तो आपको लॉट मिल गया, उसमें तो आ गया, हाँ, डिलीवरी। और अगर आपकी सोच के हिसाब से शेयर चल रहा है तो आप क्वांटिटी ऐड कर लेते हो, या आपकी सोच के अगेंस्ट थोड़ा बहुत नीचे जाने लगा, आप थोड़ी क्वांटिटी रिड्यूस कर दोगे। उसमें तो पूरा का पूरा लॉट बेचना है या पूरा का पूरा लॉट खरीदना है, उसमें तो इकट्ठा है। हाँ। फेयर। बहुत मज़ा आया रजत, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इन डिटेल। आपने अपने बारे में बहुत अच्छे से बताया, और आई एम प्रीटी श्योर कि जिस तरह के चैलेंजेस से गुजर के पर्सनल लाइफ में आप निकले हो, एंड उन चैलेंजेस को आपने एक अपॉर्चुनिटी बनाया और प्रोफेशनल लाइफ में भी, कि मैं इसको गलत तरीके से नहीं लेके जाऊंगा, मैं इसको प्रोफेशनल लाइफ में किसी ना किसी तरीके, उस टाइम वो डिस्ट्रैक्शन बनी या आपके लिए कंस्ट्रक्टिव चीज़ बनी, वो कोई भी देख सकता है, बट देन यू काइंड सेल्ड इट थ्रू, एंड थैंक यू सो मच। आपने यू शेयर्ड ऑल दिस विद अस। थैंक यू।
थैंक यू।